ये देश जहाँ पे इतने ग्रंथ लिखे गए, इतने रिलीजन्स का जन्म हुआ, दिस इज व्हाट आर रोल मॉडल टुडे इन आवर सोसाइटी। मतलब डिसग्रेसफुल, शर्म आनी चाहिए, मर जाना चाहिए हम जैसे लोगों को। सबसे बड़ा दुर्भाग्य इस देश का अगर कोई है तो ये है, और कुछ नहीं है। बाकी ठीक है, आपने जो बोलना करो यार, आप कंटेंट क्रिएट करना चाहते हो जैसा मर्जी क्रिएट करो। मैं कंटेंट क्रिएटर की प्रॉब्लम नहीं मानता जितना कंटेंट कंज्यूमर की प्रॉब्लम मानता हूँ। जो ईरान सऊदी का एक वो पीस डील ब्रोकर किया था चाइना ने, डू यू थिंक उसका यूज करके चाइना और अपने फुटस्टेप्स को बढ़ा सकता है मिडिल ईस्ट में? इस मोमेंट पे पॉसिबल नहीं। रीजन बीइंग की क्योंकि वो पीस प्रोसेस कामयाब तभी होगा जब इजराइल इज अ पार्टनर टू द ईरान एंड सऊदी अरेबिया पीस प्रोसेस। एंड इजराइल टुडे इज नॉट अ कंट्री दैट इज डिपेंडेंट अपॉन चाइना। तो इजराइल उतना चाइना को भाव नहीं देता है जितना बाकी लोग जो है भाव देते हैं चाइना को। आप देखो कि आज की डेट में ऐसे भी IAS ऑफिसर्स इंडिया में हैं जिन्होंने अपने बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल्स में पढ़ाया है। अपने ही बच्चे को गवर्नमेंट स्कूल में डालना है एक IAS ऑफिसर की तरफ से, इससे बड़ी चीज क्या हो सकती है? कैन दिस बी अ बिगर मैसेज? आप अब बिहार की बात करते हो, बिहार में भी ऐसे IAS ऑफिसर्स हैं जिन्होंने एक दलित कुक के हाथ का बना हुआ खाना खा के एक एग्जाम्पल सेट किया है कि मिड डे मील स्कीम में स्कूल के बच्चे भी उस दलित कुक का खाना खाएंगे। कि एक जगह पर आप बड़ी बड़ी स्पिरिचुअलिज्म की बातें कर रहे हो और दूसरी जगह जाके आप ये अश्लीलता फैला रहे हो सोसाइटी। इस हिपोक्रेसी को बंद कर दो फिर आप। या तो जो आपकी पर्सनैलिटी है उसको सच्चा बोल दो आप कि हाँ भाई मैं तो ये करता हूँ। मैं हूँ, अगर फॉर एग्जाम्पल मैं नॉनवेज खाता हूँ तो मैं खाता हूँ। मैं किसी वीगन के साथ खड़े होकर कोई हिपोक्रेसी नहीं करूंगा कि नहीं आई विल सेव एनिमल, डू हेल विद योर एनिमल, आई विल ईट इट, फिनिश। मैं हिपोक्रेसी नहीं करूंगा आपके साथ, दैट्स इट। So be clear about it. प्रोफेसर श्रीराम चौलिया की किताब, उन्होंने इस किताब में कहा था कि इंडिया के ट्रूली अगर हम देखें तो सिर्फ 7 दोस्त है पूरे वर्ल्ड में, विच इज यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, रशिया, इजराइल, UAE, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, जापान। डू यू एग्री विद दिस? नमस्ते, जय हिंद, मेरा नाम है जय और ये है द आवारा मुसाफिर शो, एक ऐसा पॉडकास्ट जहां हम बात करते हैं भारत के पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर की। अगर आप एक ऐसे इंसान हैं जिसे एस्पियोनाज में बहुत इंटरेस्ट है, जिसे इंटरनेशनल रिलेशंस में इंटरेस्ट है, जिसे जियोपॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है, पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है, तो ये पॉडकास्ट आपके लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि इस पॉडकास्ट पे आपके, मेरे, हम सभी के फेवरेट पवनीत सिंह जी आ रहे हैं। इस कॉन्वर्सेशन में मुझे अपॉर्चुनिटी मिली पवनीत जी से ये जानने का कि भारत और अमेरिका के फ्यूचर में रिलेशंस क्या होने वाले हैं। हमने ये भी डिस्कस किया कि मोदी जी की जो US की ट्रिप है उसमें क्या क्या चीज़ें हुई है और किस तरह से ट्रंप की वजह से भारत को कुछ स्पेसिफिक फ़ायदे होने वाले हैं। इस पॉडकास्ट पे हमने इंडियाज़ गॉट लेटेंट को लेके भी बात की, हमने फ्रीडम ऑफ स्पीच के बारे में भी बात की, और इस पॉडकास्ट पे हमने ये भी बात की कि भारत में IAS और IFS जो कि हमारे सिविल सर्विसेज है उसमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है। ये एक बहुत ही मिक्स बैग वाला एपिसोड है और पवनीत जी के साथ में हम फ्यूचर में और भी कई सारे पॉडकास्ट करने वाले हैं। तो अगर आपके पास में हमारे लिए कोई ऐसे सजेशंस है जिन टॉपिक्स के ऊपर हम पवनीत जी के साथ में बात कर सकते हैं तो प्लीज़ हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। एंड अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद आता है तो लाइक बटन ज़रूर दबा देना। सो विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स स्टार्ट दिस पॉडकास्ट इन 3, 2, 1। पवनीत सर, आपका स्वागत है शो पे। थैंक यू। मैं आपको ऑफ द कैमरा भी वही बता रहा था कि दिस इज समथिंग जो मैंने बहुत सालों से प्लान किया है एंड फाइनली जब हो रहा है तो वो एक ऐसी फीलिंग आती है, मैनिफेस्ट हो गया। तो आज बहुत सारी बातें करनी है आपके साथ में, बिल्कुल, एंड बहुत वेरिड टॉपिक्स पे एक्चुअली बात करनी है। तो अब रिसेंटली तो सबसे जो क्लोजेस्ट हमसे न्यूज़ है विच इज़ अबाउट मोदी जी का जो विजिट है ऑफ अमेरिका और ट्रंप के साथ में जो उनकी बातें हुई है, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें वहाँ से निकल के आई है। तो इसके बारे में मैं जानना चाहूँगा आपसे। बहुत सारे उसमें भी एस्पेक्ट्स है अलग अलग, और आपने एक वीडियो भी बनाया था जिसमें आपने लेयर्स थे कुछ, उन्हें पील ऑफ किया था कि फर्स्ट लेवल पे क्या बातें हुई, सेकंड लेवल, थर्ड लेवल, और कुछ चीज़ें आपने बताई थी उसमें। तो मुझे वहीं से शुरू करना है कि ओवरऑल अब तक जो आपने पढ़ा है, जो भी न्यूज़ आई है, उसके अकॉर्डिंग डू यू थिंक ये एक अच्छा विजिट था फॉर इंडिया? हाँ, मतलब जब हम इस विजिट को एनालाइज करते हैं तो वी जनरली कॉल द वेरी फर्स्ट विजिट्स एज द स्टॉक टेकिंग विजिट्स। तो उसमें एक जनरली रोड मैप क्रिएट किया जाता है। तो रोड मैप क्रिएट करने के टाइम पे ये होता है कि आपके जितने एग्जिस्टिंग जो फ्रेमवर्क्स हैं वो भी आप एनालाइज करते हो, और जो चैलेंजेस हैं बायलैटरल टाइज में उनको भी एनालाइज करते हो। तो इन दैट सेंस आई थिंक कि रोड मैप फ्रॉम बोथ द साइड्स वाज प्रीटी क्लियर, और मुझे नहीं लगता कि इसके बाद अब कोई दोनों देशों को कोई इशू होना चाहिए। ओके, स्पेसिफिकली विद रिस्पेक्ट टू कि वेयर डू वी नीड टू टेक द टाइज टू, वी हैव अ वेरी क्लियर कट डायरेक्शन, और क्या क्या चैलेंजेस हैं उनको मिटिगेट करने के लिए भी आई थिंक वी हैव अ वेरी क्लियर कट पाथ अवेलेबल। राइट। एंड इसमें मतलब अब जैसे फॉर एग्जांपल जो एक वो तहव्वुर राना वाली न्यूज़ आई है
ये कैसे इंडिया के लिए पॉसिबल हो पाया? बिकॉज इसके पहले तो वो एक्सट्रेडिट करने के लिए मतलब हमें परमिशन ही नहीं मिल रही थी, एंड नाउ सडनली एवरीथिंग हैज चेंज्ड। नहीं देखो, उस केस में तफूर राना के केस में ये हुआ है कि देयर वाज अ लॉट ऑफ प्रेशर बाय एक्सटर्नल कंट्रीज लाइक पाकिस्तान कि वो बेसिकली एक्सट्राडिट करना नहीं चाह रहे थे, उसको भेजना नहीं चाह रहे थे। उन्होंने अमेरिका में अपना इन्फ्लुएंस रन भी करने की कोशिश करी एंड टू सम एक्सटेंट दे वर सक्सेसफुल इन द प्रीवियस रेजिम जो है। बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये हुआ है कि आफ्टर ऑल जितने भी अमेरिका के कोर्ट्स हैं वहाँ पर कोई स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट पेश नहीं किया गया उनकी तरफ से, जिसकी वजह से दैट प्ली हैड टू बी रिजेक्टेड। एंड आई थिंक कि ये जुडिशियल लेवल पर एक बहुत बड़ी विक्ट्री है इंडिया के लिए, क्योंकि हम लोग 2008 से वो केस को लड़ रहे हैं, 2009 से, और उस केस को फाइनली लड़ने के बाद अब अगर इस स्टेज पे पहुंचे हैं कि अगर पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस मिटिगेट करके एक जुडिशियल लेवल पर प्रोब हमारे फेवर में आई है, तो आई थिंक दैट इज़ अ वेरी पॉजिटिव डिसीजन फॉर अस। राइट। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट जो एक और ये जो यूएस एड वाला अभी तक चल रहा था चीज़, नाउ बहुत सारी उसमें डिफरेंट चीज़ें हैं। नाउ जॉर्ज सोरोस भी उसे यूज़ करके बांग्लादेश में डिस्टेबलाइज कर रहा था, इंडिया में भी बहुत ट्राई कर रहा था। आपने आपके एक वीडियो में कहा भी है कि वाइट रेवोल्यूशन इंडिया में चल रहा था। नाउ ट्रंप ने तो उसे बंद कर दिया, एलॉन मस्क ने तो उसे ऑलमोस्ट क्रिमिनल ही घोषित कर दिया, बट स्टिल इसके वजह से जो भारत में हो, मणिपुर में जो चीज़ें हुई, बांग्लादेश में जो चीज़ें हुई, इसे अब हम किस तरह से डील करेंगे? बिकॉज नाउ ट्रंप तो उसके अगेंस्ट है, बट जो डीप स्टेट का एक वो इफेक्ट होता देखो, डीप स्टेट कोई एक ऐसी चीज़ नहीं है जो एक दिन में टूट जाए, बट ये है कि एटलीस्ट जो बिगिनिंग हुई वहाँ पर कि यूएस एड को डिसमेंटल किया गया, उसके प्रोजेक्ट्स को बेसिकली अब स्क्रूटनाइज किया गया। अब धीरे धीरे क्या होगा कि बहुत सारी फाइल्स खुलेंगी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, डिक्लासीफाई होगी जब इन्फॉर्मेशन, तो एक वर्ल्ड वाइड लेवल पर ये मालूम चलेगा कि प्रीवियस रेजिम्स ने क्या क्या हरकतें की हैं, पहली बात। दूसरी बात ये है कि अब कई लोग ऐसे मैंने देखे हैं, खास करके जो ये डीप स्टेट का एक थिंक टैंक इकोसिस्टम जो बना हुआ है इनका पूरे वर्ल्ड वाइड इंक्लूडिंग इन इंडिया, तो ये आज की डेट में थोड़ी ना मतलब खुशी भी प्राप्त कर रहे हैं इस चीज़ को लेके कि नहीं नहीं अच्छा है, यूएस एड बंद हो गया, डीप स्टेट जो है डिसमेंटल हो रहा है। बट इनको खुशी इस बात की मिल रही है कि ट्रंप इज ओनली हियर फॉर द नेक्स्ट 4 years। राइट। तो उसके बाद क्या होगा? उसके बाद तो यूएस एड रिवाइव होगा, उसके बाद जितना भी ये हैरेसमेंट ट्रंप कर रहा है सब रिवाइव होगा। बट यू नो, लेट्स नॉट टेक दीज काइंड ऑफ असम्पशंस, बिकॉज व्हाट इज लाइकली टू हैपन इन द नेक्स्ट 4 years इज कि इट्स नॉट जस्ट मियरली क्लोजर ऑफ यूएस एड, क्योंकि क्लोजर ऑफ यूएस एड के बाद अगर, जैसा मैंने आपको बताया कि अगर वो लोग डिक्लासीफाई करके बताते हैं एक एक कंट्री वाइज लेवल पर कि इस तरीके से इन्होंने इंटरफेयर किया है, तो आप आने वाले समय में देखेंगे कि अगर डेमोक्रेटिक रेजिम मान लीजिए 4 साल के बाद दोबारा रीनॉमिनेट होकर कुछ पावर में आता भी है अमेरिका में, तो वो इस पोजीशन में नहीं होगा कि इस टाइप की ऑर्गेनाइजेशन दोबारा क्रिएट कर पाए, बिकॉज द ट्रू नेचर ऑफ यू नो दीज काइंड ऑफ डीप स्टेट एक्टिविटीज वर्ल्ड वाइड, ये अगर एक्सपोज हो गया, जो कि मुझे नहीं लगता कि ट्रंप को कोई प्रॉब्लम होगी इस चीज़ को एक्सपोज करने में भी, और अगर ये एक्सपोज हो जाता है तो देन इन दैट केस आई बिलीव कि इट विल बी अ रेवोल्यूशनरी थिंग। राइट। एंड बट मतलब जो जैसे फॉर एग्जांपल मणिपुर में जो हमारे यहाँ पे चीज़ें हो रही थी, अब तो खैर वहाँ पे सीएम ने रिजाइन कर दिया, प्रेसिडेंट्स रूल आ जाएगा, बट जो यूएस आर्मी का एक वो सोल्जर वहाँ पे मिला था, उसका नाम डैनियल स्टीफन कोर्नी, तो ये इसके जैसे जो लोग वहाँ पे थे जो ड्रोन्स वगैरह भी बांट रहे थे, इनके ऊपर एक्शन कैसे लिया जाएगा? नहीं, इनके ऊपर एक्शन सिर्फ अभी इस मोमेंट पे तभी लिया जा सकता है जब आप म्यांमार के अंदर एक स्टेबिलिटी लाओ, बिकॉज इस मोमेंट पे जितना भी यूएस के ऑपरेशनल एक्टिविटीज़ थे जो कि बेसिकली वो बांग्लादेश मणिपुर से बेस आउट करके कर रहे थे, दे वर सेंटर्ड अराउंड म्यांमार, बिकॉज म्यांमार इज़ एन एरिया जहाँ पर चाइनीज़ इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है, तो उनको वो लिमिट करना था। और चाइनीज़ इन्फ्लुएंस लिमिट करने का भी सबसे बड़ा रीज़न ये है कि म्यांमार हैज़ अ वेरी क्लोज you know geographical proximity to a country called Laos, right? तो Golden Laos Triangle. is basically not only the Golden Triangle but Laos is a place where जहाँ पर अमेरिका की CIA ने ड्रग मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए बेसिकली नारकोटिक फैक्ट्रीज बनाई हुई हैं। अब अगर चाइनीज़ का इन्फ्लुएंस म्यांमार में बढ़ता है तो चाइनीज़ का इन्फ्लुएंस कंबोडिया और लाओस में भी बढ़ेगा, तो दैट इज वेयर द इशू लाइड। तो यहाँ पर सारी लड़ाई इस बात की हो रही थी कि हु विल control the narcotic trade at the global level, right? Because Chinese are basically stepping into that area and Americans have already created that space there. तो ये नारकोटिक्स का सारा इशू था जो वहाँ पर इस्टेब्लिश हुआ, और इसके रेपरकेशन हमने मणिपुर में भी देखे कि मणिपुर में भी जब आप कुकीज़ को हटाते हो तो कुकीज़ जो है उनका सिर्फ एक ही ग्रीवेंस ये रहता है कि भाई आप हमें एविक्ट कर रहे हो, और जब उनको एविक्ट किया जा रहा है तो रीज़न ये दिया जा रहा है कि भाई यू आर इन्वॉल्व इन पॉपी कल्टिवेशन। पॉपी कल्टिवेशन की बात करो तो फिर हम वो शुरू कर देते हैं कि वी आर क्रिश्चियंस। भाई इफ यू आर क्रिश्चियन, वेयर इज पॉपी कल्टिवेशन रिलेटेड टू दैट? सो यू आर जस्ट ट्राइंग टू शील्ड योरसेल्फ। तो ये प्रॉब्लम पूरी एक रूट कॉज है जिसको बेसिकली अब ग्रेजुअल लेवल पर किस तरीके से अमेरिका आगे बिहेव करता है उस पर डिपेंड करेगा। बट जहाँ तक
ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन का देखने में अभी तक दिख रहा है, दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन all these kind of activities in Myanmar and other places which are there. But the question is कि if they allow the Chinese to take that space, Right. then how will Indian government react is what we need to wait and watch. बट लेट्स से कि मतलब ट्रम्प को और अमेरिका को इंटरेस्ट नहीं है यहाँ पे, देन डू यू थिंक कि जो मणिपुर में सिचुएशन एक बना था एंड फॉर अ ईयर ऑलमोस्ट कि वहाँ पे आग ही आग लगी हुई थी, सो मेनी लाइव्स एकदम से डिस्टर्ब हो गई वहाँ पे, डू यू थिंक ये सब सेटल डाउन हो जाएगा? सेटल डाउन होना ही चाहिए, बिकॉज देखिए अब प्रेसिडेंट रूल लग गया है वहाँ पर, तो प्रेसिडेंट रूल के बाद अब जितना सेंटर का डायरेक्ट एक एक्शनल लेवल पर प्रेजेंस ग्राउंड पे होगा, उस प्रेजेंस के बाद मुझे नहीं लगता कि अब कोई चैलेंज आएगा वहाँ पर सेंटर को एटलीस्ट और आर्मी को एटलीस्ट इस चीज़ को मिटिगेट करने में। तो आने वाले टाइम में ये जरूर है कि वी मे एक्सपेक्ट सम स्टेबिलिटी, बट येस इट विल टेक सम टाइम, मतलब 4 से 6 महीने मे बी, और मे बी अ लिटिल मोर देन दैट। एंड जो आपने म्यांमार वाली चीज़ कही, अब ये ना इसमें मैंने एक चीज़ नोटिस की है कि जब भी कोई म्यांमार के ऊपर डिस्कशन होता है एंड यूट्यूब पे वीडियोस वगैरह लाइव जाते हैं, तो अब वो तो इंटरनेट है तो पूरी दुनिया को दिखता है, तो द जनरल पीपल ऑफ म्यांमार, उनका ना एक इंडियन गवर्नमेंट से हमेशा से ये कंप्लेंट रही है कि आप वहाँ पे जो मिलिट्री जुनता है उसे क्यों सपोर्ट करते हो? नहीं, वहाँ पर इंडिया की पॉलिसी इनफैक्ट हमेशा से ये रही है कि जो रेजीम है हम रेजीम से एंगेज करेंगे। यूएसए ने वहाँ पर डेमोक्रेसी को प्रमोट करने की कोशिश करी और डेमोक्रेसी एज एन एक्सपेरिमेंट वहाँ पर नहीं चला। मतलब वो वहाँ पर इसलिए भी नहीं चला बिकॉज म्यांमार फॉर अ वेरी प्रोलॉन्ग्ड पीरियड ऑफ टाइम हैज बीन कंफर्टेबल विद द मिलिट्री रूल। तो वहाँ पर लोगों ने भी डेमोक्रेसी को उस लेवल पर सपोर्ट नहीं किया। तो जो अमेरिका का ऑब्जेक्टिव था कि हम कोई कलर रेवोल्यूशन लाकर कलर रेवोल्यूशन के तहत एक डेमोक्रेटिक मूवमेंट क्रिएट कर देंगे, इट इज नॉट गेन ट्रैक्शन देयर। ओके, तो अगर वो ट्रैक्शन गेन करे और वहाँ पर अगर क्लैश हो रहा है डेमोक्रेसी वर्सेस डिक्टेटरशिप ऑफ मिलिट्री, तब समझ आता है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा कि भाई हमें क्या प्रॉब्लम है अगर वहाँ पे मान लीजिए कि कोई मिलिट्री का रूल है। अब ये तो वही बात हो गई कि भाई जस्ट बिकॉज सऊदी अरेबिया में या यूएई में मान लीजिए मोनार्की है तो हम एंगेज नहीं करेंगे, इट डजंट मेक सेंस, राइट? तो हमारा ऑब्जेक्टिव हमेशा से ये रहा है कि इसी विच एवर इज द रेजिम वी आर एंगेजिंग विद दैट टिल द टाइम दे हेल्प अस टू अचीव आवर नेशनल इंटरेस्ट, हमें प्रॉब्लम नहीं है। राइट। एंड जो बांग्लादेश में अब इश्यूज है, डू यू थिंक वो भी सेटल डाउन होंगे? क्योंकि मोहम्मद यूनुस का तो आपने एक आपके वीडियो में बताया भी था सब कुछ। देखो मोहम्मद यूनुस एनीवे दिस ईयर के बियॉन्ड वो रहेगा नहीं, तो यूनुस को लेके हमें इतना वरी करने की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि उसका टाइम वैसे भी खुद भी लिमिटेड है। और जिस तरीके की वो पॉलिसीज अपना रहा है, ये बांग्लादेश में एक रेकरेंट पैटर्न रहा है कि जब भी इस प्रकार की कोई इंटरिम गवर्नमेंट्स आई हैं, तो जो भी इंटरिम गवर्नमेंट के लीडर्स रहे हैं वो लंबे समय तक नहीं रह पाए, बिकॉज वो आते हैं, उनको कोई दूसरी पावर इंस्टॉल करती है, फिर उनके खुद के पॉलिटिकल एम्बिशंस हो जाते हैं, वो कभी मटीरियलाइज नहीं कर पाए। तो बांग्लादेश हैज ऑलवेज रिमेन्ड एज अ बाइपोलर कंट्री, जहाँ पर बाइपोलर पॉलिटिक्स ऑफ अवामी लीग और बीएनपी चलती है। राइट। तो आइदर ऑफ द टू विल ओनली गेन पावर। तो वहां पर थर्ड फोर्स का क्रिएशन का स्कोप बड़ा लिमिटेड है। और मोहम्मद यूनुस अगर ये सोच रहा है कि दे कैन इमर्ज एज एन आम आदमी पार्टी फैक्टर इन पंजाब, then they will also witness the same thing that happened to the party in the Lok Sabha election with just winning 3 seats with having an incumbent government in power in the state. तो वो चीज़ नहीं होने वाली है वहाँ पे। And do you think शेख हसीना वापस जा सकती है वहाँ पे? That is very dicey as a situation right now because शेख हसीना को एक ही पॉइंट पे वापस बुलाया जा सकता है, वो तभी है जब बेसिकली जो बीएनपी है उसका अगर फ्रस्ट्रेशन लेवल मान लीजिए कि यूनुस से बढ़ जाता है और एक पॉइंट तक इतना बढ़ जाता है कि बीएनपी रियलाइजेस कि हम अकेले दम पर यूनुस को नहीं हटा पाएंगे। इन दैट केस यस देयर इज अ पॉसिबिलिटी देन। ओके, एंड डू यू थिंक उसमें मतलब इंडिया कोई रोल प्ले कर सकता है? इट अगेन डिपेंड्स कि किस तरीके से सिचुएशन अनफोल्ड होती है। वी नीड टू एक्चुअली बी वेरी पेशेंट फॉर द नेक्स्ट 6 to 8 months इन बांग्लादेश। Okay, so it's just wait and watch. It's just a wait and watch because we have to just see how things unfold with respect to Yunus because Yunus का रवैया वैसा लॉन्ग रन में सस्टेनेबल नहीं है। Okay. He is being run by too many players. So he won't be able to sustain for long. राइट। बट कमिंग बैक टू जो यूएस वाली चीज़ पे हम बात कर रहे थे, डोनाल्ड ट्रम्प ने एक और चीज़ कही कि इंडिया के साथ में जो एक वेपन्स का ट्रेड है उसे बढ़ाना है ना। यहाँ पे बात आ जाती है फिर घूम फिर के F-35 पे। ऑफकोर्स F-35 किसे नहीं चाहिए, बट देन उसके पीछे बहुत सारे अलग अलग चीज़ें भी है कि अगर आपने यूएस से F-35 ले लिया तो उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस आ जाएंगे कि आप इसे कब यूज़ कर सकते हो कब नहीं यूज़ कर सकते हो, आपके ऊपर वो सब प्रेशर बनाएंगे। डू यू थिंक इंडिया विल गो फॉर दैट? क्योंकि अभी तक तो हमने उसे टाल दिया था। देखो अगर लेने की भी आवश्यकता है तो मुझे नहीं लगता पर्सनली कि कोई इशू होना भी चाहिए लेने में, बट मेरा क्वेश्चन हमेशा से एक ये रहता है कि जब तक आप इस प्रकार की डिफेंस टेक्नोलॉजीज दूसरों से खरीदते रहोगे, आपका आत्मनिर्भर अभियान जो है वो हमेशा डाउन ही जाता रहेगा। तो कहीं ना कहीं वी हैव टू बी वेरी फर्म टू टेक अ स्टैंड कि सी वी आर नॉट
डिस्करेजिंग यू कि हम नहीं लेना चाहेंगे, बट हम इस कंडीशन पे लेना चाहेंगे कि उस प्रकार की टेक्नोलॉजी शेयरिंग आप हमारे साथ करो। राइट। तो अगर हम इस चीज़ के ऊपर बार्गेन कर लेते हैं कि ठीक है F-35 दो बट टेक्नोलॉजी शेयरिंग के साथ दो, तो आई थिंक देन इट्स अ विन विन डील फॉर अस। बट जो आपने आत्मनिर्भर वाली बात कही, अभी कुछ दिन पहले एक वो वीडियो आया था वेर इन द इंडियन एयरफोर्स के जो चीफ है वो HAL के चीफ को चिल्ला रहे थे, लिटरली चिल्ला रहे थे, वो शाउटिंग एट हिम। तो हमारे यहाँ पे प्रॉब्लम्स तो है, तो उसे हम कैसे फिर केटर करेंगे? नहीं देखो, आप चाहे HAL ले लो या DRDO ले लो, द प्रॉब्लम हियर इज कि फॉर द लास्ट 50-60 years इन आवर कंट्री दीज एजेंसीज हैव बीन गिवन अ वेरी स्टूपिड मैंडेट। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, आपको सुन के बड़ा शॉकिंग लगेगा कि आज से 15 से 20 साल पहले अगर आप DRDO की एनुअल रिपोर्ट्स उठा के देखते हो, जो अभी भी नेट पे मिलती हैं, आप देखो कभी उनको, DRDO एज अ प्रीमियर डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन इन द कंट्री, कैन यू इमेजिन इट इज मैन्युफैक्चरिंग टूथपेस्ट? टूथपेस्ट? It is manufacturing toothpaste. It is making dental implants for the army officers. It is making boots for the army officers. आप ये अगर मैंडेट दोगे एट द पॉलिटिकल लेवल और ये कहोगे DRDO को करने के लिए, तो आपको लगता है कि आत्मनिर्भर हम कर पाएंगे अपने आप को कभी? नेवर। तो ये जो चीजों को डीक्लटर करके एक उसको राइट डायरेक्शन में देना, इट इज गोइंग टू बी अ वेरी टाइम टेकिंग प्रोसेस। एक DRDO जैसी संगठन जो है, अगर मान लीजिए आज से 10 साल 15 साल पहले बैठ के टूथपेस्ट बना रही थी बिकॉज सम ऑफ द स्टूपिड पॉलिटिकल लीडर्स हैड टू गिव दैट काइंड ऑफ अ डायरेक्शन टू DRDO कि आप टूथपेस्ट बना लो बिकॉज वी डोंट वांट टू बाय इट फ्रॉम समबडी, तो यू कैन वेन इमेजिन कि डिफेंस का क्या बट्टा बैठा होगा देश में। करेक्ट। तो ये चीजों को रेक्टिफाई करना ओवरनाइट नहीं होगा। तो IAF के जो चीफ थे उनकी फ्रस्ट्रेशन बड़ी जायज है, उनकी फ्रस्ट्रेशन गलत नहीं है, बट द थिंग इज कि दीज आर थिंग्स दैट हैव टू बी वर्कड अपॉन। अगर ये चीजें वर्क अपॉन नहीं होंगी तो फिर कभी चीजें इंप्रूव नहीं हो सकती हैं। करेक्ट। बट DRDO को जरूरत क्या है टूथपेस्ट बनेगा? जरूरत यही है क्योंकि देखो, आपको सिंपल चीज समझनी है कि इंडिया में एक प्रॉब्लम ये है कि जितना भी डिफेंस ट्रेड होता था, उस डिफेंस ट्रेड में एक बहुत बड़ी लॉबी है और वो लॉबी को बहुत सारे किकबैक्स मिलते हैं। तो जाहिर सी बात है कि जो आपकी खुद की एजेंसीज हैं DRDO HAL टाइप की, इनको ये फालतू चीजें बनाने के लिए बोलो। HAL को बोलो कि भाई एयरक्राफ्ट का जो टायर है उसके जो स्पेयर पार्ट है वो बना लो, पंचर लगाने वाली ये चीजें बना लो, ताकि आपको ये सारी चीजें बाहर से इंपोर्ट करते रहना पड़े। और जितना आप इन सब चीजों को इंपोर्ट करोगे उतना आपको किकबैक्स मिलेंगे। करेक्ट। तो यहाँ पर जब तक वो पूरी की पूरी जो एक करप्शन बेस्ड इंडस्ट्री डिफेंस मिनिस्ट्री के अंदर बैठी हुई थी, उसको जब तक रूट आउट नहीं करोगे आप, तब तक आप DRDO जैसे या HAL को कैसे आप डायरेक्शन दोगे उस केस में? और मुझे एक और चीज़ समझाना बिफोर हम मूव ऑन करें। जो लेयर 2 है इस पूरे इसका, लेयर 1 में हमने अमेरिका के साथ में बातें की है अबाउट चाइना एंड किस तरह से चाइना के साथ में हमें डील करना है ना। यहाँ पे आई ऑलवेज वांटेड टू आस्क दिस क्वेश्चन कि जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने बांग्लादेश में किया, म्यांमार में किया, मणिपुर में वो करवा रहे थे, उन्हें पता है कि चाइना को काउंटर करना है तो उन्हें इंडिया की हेल्प लगेगी। स्टिल ये सब क्यों करवाया गया? हमें एक लेसन सिखाने के लिए कि आप मत बनना। नहीं देखिए, ऑब्जेक्टिव सिर्फ ये है कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के साथ प्रॉब्लम क्या थी। इट्स नॉट जस्ट दी बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन, इट्स दी अमेरिका में डेमोक्रेट्स का थॉट प्रोसेस पर से। डेमोक्रेट्स का थॉट प्रोसेस हमेशा से ये रहा है कि हम बेसिकली क्या हैं कि हम सबसे सुपीरियर रेस के हैं और बाकी जितने लोग हैं ना, मतलब पूरे वर्ल्ड में, वो हमारे नौकर हैं। तो डेमोक्रेट्स का रवैया, वो डेमोक्रेट्स का अगर डिक्लाइन भी अमेरिका में हुआ है तो इट्स बिकॉज ऑफ दिस एरोगेंस ऑफ देयर ओन, क्योंकि उनको हमेशा से सिर्फ ये लगता था कि दूसरों के कल्चर को असॉल्ट करो, दूसरों को असॉल्ट करो और उसके बेसिस पे आप अपनी पावर को सस्टेन करो। दूसरी बात ये है कि डेमोक्रेट्स के मन में हमेशा ये रहता था कि भाई इंडिया है फॉर एग्जाम्पल, ये आज की डेट में खड़े होकर एक इंडिपेंडेंट थिंकिंग कैसे रख रहा है। अगर हमने इंडिया जैसी कंट्री को बोल दिया कि भाई यूक्रेन में आके तुम जो है हमारे साथ खड़े हो जाओ, तो हाउ डेयर दे से कि नहीं, वी आर नॉट स्टैंडिंग विद यूक्रेन और रशिया, वी स्टैंड फॉर पीस। तो इन लोगों के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि ये नौकर मेंटालिटी वाले लोग हैं। ये आपको कभी ग्रो करते हुए एक इंडिपेंडेंट स्टैंड लेते हुए नहीं मिलेंगे। तो यहाँ पर जितनी जगहों पर इंडिया एक इंडिपेंडेंट स्टैंड ले रहा था, इनको उसी चीज से इरिटेशन हो रही थी। नॉट दैट कि दे डिडंट नो कि हमें इंडिया के बिना चाइना को आज की डेट में चेक करने के लिए कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, बट इनके पास और कोई तरीका ही नहीं है। ये अपने, इनकी जो एटीट्यूडनल प्रॉब्लम है यही इनको लेके डूबी है। तो ये चीज की वजह से आप समझ लो कि ये प्रॉब्लम्स क्रिएट करना, इंडिया को डिस्टेबलाइज करना, पन्नू का इशू क्रिएट कर देना, कभी मणिपुर में कुछ कर देना, इनको सिर्फ यही लग रहा था कि भाई वी विल ट्राई टू ब्लीड इंडिया, देन आपको हम ट्रबल करेंगे। ठीक है, अगर आपको इसी चीज से समझ आता है कि ठीक है, आप हमारे सामने एक इंडिपेंडेंट थिंकिंग लेके नहीं आ सकते, करेक्ट, आप हमारे नौकर बन के रहो, बस इनका ये लॉजिक था।
एंड जो अमेरिका का एक रिलेशन रहा है हमेशा से पाकिस्तान के साथ में, अब ये तो हर जगह पे ही सेम चीज़ करते हैं कि एक कंट्री के साथ एंगेज करते हैं तो दूसरे वाले के साथ में भी करेंगे और दोनों को भिड़ाने की कोशिश करेंगे। डू यू थिंक कि जब तक ट्रम्प है अभी ये डीहाइफेनेट हो सकता है? नहीं, एज फार एज इंडिया पाकिस्तान इज कंसर्न आई बिलीव वो तो डीहाइफेनेटेड बहुत लंबे समय से है। बट ये ज़रूर है कि अमेरिका के लिए सबसे बड़ा हेडेक ये है कि किस तरीके से वो प्रिवेंट करे कि पाकिस्तान शुड नॉट गो इनटू द लैप ऑफ चाइना। एग्जैक्टली, बिकॉज पाकिस्तान इज फुल्ली इनटू द लैप ऑफ द चाइनीज। राइट। तो अमेरिका के लिए सबसे बड़ा स्ट्रेस फैक्टर इस मोमेंट पे यही है। तो यहाँ पर अभी ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन के लिए प्रॉब्लम ये है कि उन्होंने पाकिस्तान को लेके उतना सोचा नहीं है, बिकॉज फॉर देम इट इज नॉट अ प्रायोरिटी स्टेट। राइट। और देर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी कि आप आने वाले समय में देखोगे कि इंडिया की जितनी भी नेबरहुड पॉलिसी जो है और जो नेबरहुड रिलेशन है वो ग्रेजुअली हमें ही उसको मैनेज करने का एक मौका मिल जाएगा। सो दैट विल अगेन बी अ बेनिफिशियल पॉइंट फॉर अस इन द लॉन्ग रन। राइट, बिकॉज अगर हम पाकिस्तान को देखें तो वो ऑलरेडी चाइनीज़ लैप में है। श्रीलंका में हम देखें तो अगेन चाइना का वहाँ पे इन्फ्लुएंस है। नेपाल में देखें तो वो हमेशा डिवाइडेड रहते हैं। तो टेक्निकली हमारा जो इमीडिएट नेबरहुड है बांग्लादेश, हमें पता ही है, तो इससे हम डील कैसे करेंगे फिर? नहीं, आपको डील करने की जरूरत ही नहीं है। देखो, आपका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि जब तक आपके नेशनल इंटरेस्ट पे कोई आंच नहीं आ रही है और जब तक अगर आपके नेशनल इंटरेस्ट पे कोई आंच आ रही है, आप मुंह तोड़ जवाब दे रहे हो, तो इसमें ज़रूरी नहीं है कि एक फेवरेबल रेजीम ही वहाँ पर हो तभी आपके लिए फ़ायदेमंद है। अब अगर आज की डेट में पाकिस्तान में चाहे वो चाइना के लैप में बैठा हो, चाहे जो मर्जी करे, अगर वो कश्मीर में टेररिज्म करता है उसको मुंह तोड़ जवाब मिलता है। तो फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि पाकिस्तान को ग्रेजुअली ये चीज़ समझ आ गई है कि वी कैन नॉट इंस्टिगेट वायलेंस इन कश्मीर। राइट। तो वो अब क्या करेगा, वो नए नए एरियाज को खोजेगा। कभी वो संभल में वायलेंस कराएगा, तो कभी महाराष्ट्र में वायलेंस कराएगा, कभी तमिलनाडु में वायलेंस कराएगा, केरला में वायलेंस कराएगा। सो दे विल कीप एक्सप्लोरिंग न्यू प्लेसेस। राइट। बट द थिंग इज कि यू कीप डिनाइंग देम दैट अपॉर्चुनिटी टू डू सो। तो आप जितना उनको डिनायल अपॉर्चुनिटी करोगे उतना उसको कंट्रोल में रखोगे आप। करेक्ट। तो आपको अपने नेशनल इंटरेस्ट पे फोकस करना है। नेशनल इंटरेस्ट पे फोकस करने का मतलब ये नहीं है कि एक फेवरेबल रेजिम होना ही जरूरी है। दैट इज अ सेकंड पॉजिटिव पॉइंट दैट मे हैपन, बट द प्राइमरी इंटरेस्ट रिमेन्स योर नेशनल इंटरेस्ट। राइट। आपने जो संभल वाली बात कही, मुझे उसके बारे में भी बात करनी थी, बट उस पर थोड़ा हम लेटर ऑन आएंगे करेंटली, क्योंकि हम पाकिस्तान की बात कर रहे हैं। कुछ दिन पहले एक वो न्यूज़ आई थी कि पाकिस्तान में देयर वाज दिस वो कश्मीर सॉलिडारिटी के लिए उन्होंने इवेंट कराया था, उसमें हमास भी था। इसके रेपरकशंस क्या होंगे फॉर इंडिया? नहीं, देखो, हमास का इस मोमेंट पर कश्मीर से जुड़ने का सबसे बड़ा रीज़न ये है कि हमास जब से वो ट्रूस डील साइन हुई है जो कि ट्रंप ने फोर्सिबली करवाई है, उसके बाद हमास के अंदर एक रैंक एंड फाइल लेवल पर एक बहुत बड़ा मतलब डिसएग्रीमेंट पैदा हो गया है। क्योंकि एक ग्रुप था हमास के अंदर जिसने ये डील को साइन करके कहा कि ठीक है, लेट्स स्टॉप दी वायलेंस, इनफ इज इनफ। और ऊपर से हमारे को जो पहले सीरिया से, लेबनान से, हिजबुल्लाह से सपोर्ट मिल रहा था वो खत्म होता जा रहा है। दूसरा जो था, उन्होंने अब ये सोचने लगे कि भाई अगर हम वायलेंस नहीं करेंगे तो हम क्या करेंगे। सो इट इज दिस सेकंड ग्रुप विच इज बेसिकली ट्राइंग टू रिक्रिएट दैट वायलेंस। तो इस कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने पाकिस्तान का भी सहयोग लिया, उन्होंने एक लंबी आर्क ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स को खोलने की कोशिश करी। बट सवाल सबसे बड़ा यही उठता है कि दे विल नॉट बी सक्सेसफुल इन दैट रिगार्ड, बिकॉज जो चीज़ इस मोमेंट पे पाकिस्तान की लड़ाई है विद रिस्पेक्ट टू कश्मीर कह लो या कहीं और कह लो, वो चीज़ हमास के लिए कोई फेवरेबल पॉइंट ही नहीं है। तो इस केस में हमें उतना वरी करने की ज़रूरत नहीं है इस चीज़ को लेके। बट हमें सिर्फ ये वरी करना है कि अगर हमास कल को मान लीजिए किसी पाकिस्तानी तंजीम को वो सपोर्ट करती है, विच इज़ वेरी अनलाइकली, क्योंकि हमास के अपने चैलेंजेस बहुत हैं और अभी हमास के ऊपर सबसे बड़ा प्रेशर है जो हॉस्टेजेस हैं उसको वो रिलीज करने। वो नहीं होंगे तो वापस से दे आर गोइंग टू बी इन अ सीरियस कॉन्फ्लिक्ट विद द इजरायलीज एंड द अमेरिकन्स बोथ। तो दीज वर काइंड ऑफ डाइवर्जनरी पॉलिसीज, बट वी डोंट नीड टू रियली वरी अबाउट इट। क्योंकि अगर हम देखें तो कश्मीर तो अब फिर भी बहुत बेटर है पहले से, बट इस इशू को ऐसे तो हमेशा चाहेगा इंटरनेशनलाइज कराने के लिए, एंड शायद इसीलिए हमास को वहाँ पे बुलाया गया। या ठीक है, हमास को बुलाओ, आप इंटरनेशनलाइज कराओ। पाकिस्तान तो इंटरनेशनलाइज कश्मीर को 2019 से ही कर रहा है, अगर रिसेंट टाइम्स में ऑब्जर्व करें। वैसे तो हिस्टोरिकली वो पहले दिन से ही कर रहा है उसको 47 से, बट जितना भी वो इंटरनेशनलाइज करने की कोशिश करेगा उसको ये चीज़ समझ नहीं आ रही है कि इट विल ओनली बैकफायर ऑन देम। राइट। Because today the things have come to that stage कि nobody in the world is interested about Kashmir because they all know it's an integral part of India and there is an illegal occupation by Pakistan rather than anybody else. Right. तो इंडिया ने बहुत सक्सेसफुली इस चीज़ को पूरे वर्ल्ड को कम्युनिकेट किया हुआ है कि प्रॉब्लम इन कश्मीर इज कि पाकिस्तान इज एन इलीगल ऑक्यूपेंट, सो टेल देम दैट यू हैव टू लिबरेट द कश्मीर फर्स्ट। तो उनको कोई सिंपैथी नहीं मिलनी है। आप ये चीज़ देखो कि अगर कश्मीर के बारे में पाकिस्तान इंटरनेशनलाइज कर भी रहा है तो किसके सामने, हमास के सामने जाके कर रहा है। मतलब आप उसी से अंदाजा लगा लो कि क्या हैसियत रह गई है पाकिस्तान की और क्या उसकी इमेज रह गई है। करेक्ट। बट
बहुत सारे जो लोग हैं ना, मतलब इंडिया में तो सबको ही मतलब कश्मीर को लेके इतना ज़्यादा हमारे एक सेंटिमेंट्स जुड़े हुए हैं उससे, तो पीपल थिंक कि जो POJK है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर, उसे हमें ले लेना चाहिए। हर साल इसके बारे में बात होती है, ऑलमोस्ट एक इलेक्शन का मुद्दा भी बन जाता है। डू यू थिंक कि जब तक ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन है इन पावर, इट इज़ वो एक विंडो है हमारे लिए इसे लेने का, उसके बाद में शायद वो विंडो फिर से ना मिले हमें? नहीं, ऐसा कहना तो गलत होगा कि देखो विंडो है, क्योंकि एक चीज़ तय है कि जहाँ तक ये जो इलीगली ऑक्यूपाइड कश्मीर है जो पाकिस्तान ने रखा हुआ है अपने पास, जब तक वो इसको लौटाएगा नहीं, उसको ये पॉइंट समझ आ चुका है कि लॉन्ग रन में इंडिया के साथ और किसी मुद्दे पे अब बातचीत नहीं हो सकती। बिकॉज इंडिया ने इस पॉइंट को बिल्कुल अपना कंडीशनल बना दिया है कि आप पहली बात तो टेररिज्म रोको, और टेररिज्म रोकने के बाद जो है आप दूसरी चीज़ पे अगर बात करनी है तो ये बताओ कि इलीगल कश्मीर आप हमारे को वापस हमारा कब दोगे, जो आपने इलीगली ऑक्यूपाई करके रखा है। तो जब आपने इस प्रकार की पॉलिसी बना ली है पाकिस्तान के साथ लेके, तो उसको अब ये चीज़ पता है कि देयर इज नो थर्ड पॉइंट ऑफ डायलॉग, राइट। और ये दोनों पॉइंट्स पे वो कभी काम कर ही नहीं सकता। तो इस केस में ये जरूर है कि भाई पाकिस्तान के साथ डायलॉग की कोई प्रोसेस कभी इनिशिएट ही नहीं होनी है, और डायलॉग अगर इनिशिएट ही नहीं होगा तो जो मर्जी कर ले पाकिस्तान, फिर उसको वो स्पेस इंडिया से एंगेज करने का कभी नहीं मिलेगा। और इसकी जितनी भी कॉन्स्टिट्यूएंसीज उसने बना के रखी थी यहाँ पर, वो धीरे धीरे नर्चर जो करी थी वो खत्म होती जा रही है। कश्मीर वाली खत्म हो गई है, बाकी जो पैन इंडिया छोटी मोटी हैं वो भी धीरे धीरे खत्म हो रही है। राइट। एंड व्हाट डू यू थिंक, मतलब पाकिस्तान का फ्यूचर क्या है? बिकॉज जो TTP ने उनका हाल बेहाल कर रखा है, और बलूचिस्तान में जो हो रहा है, डू यू थिंक इनके पास में कोई ऑप्शन सब बच रहे हैं? देखो, पाकिस्तान वन डे विल एनीवे कोलैप्स ऑन इट्स ओन वेट, दैट इज द थिंग, बट द इशू विद पाकिस्तान इज कि विल दैट कोलैप्स हैपन? बिकॉज हमेशा से एक हिस्टोरिकली रवैया ये रहा है कि जब भी पाकिस्तान कोलैप्स के वर्ज पे गया, कोई ना कोई पावर ने आके उसको रेस्क्यू बचा किया लिया, है। राइट। और पाकिस्तान ने बड़े स्मार्टली जो न्यूक्लियर वेपन भी अपने बना के रखे हैं, वो न्यूक्लियर वेपन बनाए इसी रीजन से हैं कि भाई कल को अगर मान लीजिए हम कोलैप्स की परिस्थिति में भी आते हैं तो हम खड़े होकर चिल्लाना शुरू कर देंगे कि देखो हम कोलैप्स कर रहे हैं, हमारा न्यूक्लियर वेपन अगर मान लो आप लोगों ने नहीं बचाया हमें, तो ये नॉन स्टेट एक्टर्स के हाथ में लग जाएगा। करेक्ट। तो वहाँ पर चाहे अब वो अमेरिका हो या चाहे वो फॉर दैट मैटर चाइना हो, कोई ना कोई इसको आके, या यूरोपियन यूनियन में से कोई ना कोई आके उसको बचा लेगा। बट दी लार्जर क्वेश्चन हियर इज कि इस जंक्चर पे वर्ल्ड में अब सबको ये समझ आ चुका है कि न्यूक्लियर वेपन वाला जो इशू है पाकिस्तान का, दैट इज नॉट अ वेरी सीरियस इशू फॉर अ वेरी सिंपल रीजन, बिकॉज पाकिस्तान को इस मोमेंट पे अगर अमेरिका की तरफ से देखना है तो वो यही देखेगा कि मुझे एक फेवरेबल रिजीम चाहिए इस्लामाबाद में जो मेरा काम करे, एंड दैट इज टू बेसिकली कीप पाकिस्तान अवे फ्रॉम चाइना, राइट, एंड मेक श्योर दैट आई गेट अ स्पेस टू काउंटर चाइना फ्रॉम देयर। अभी इस मोमेंट पे पाकिस्तान के लिए यही सबसे बड़ा चैलेंज है कि वो अमेरिका के सामने अपने आप को कैसे पेश करता है। बट वहाँ पे जो ISI का कंट्रोल है, डू यू थिंक कि वो फेवरेबल एक वहाँ पे कभी गवर्नमेंट आने देगी उस तरह से? नहीं, बिकॉज ISI तो इज कम्प्लीटली चाइनीज, वो इन्फ्लुएंस। ISI अभी चाइनीज है, बट हमें जो बाहर से लगता है कि ISI के साथ चाइना के रिलेशंस बहुत अच्छे हैं, वो उतने अच्छे भी नहीं है। ऑफ कोर्स, हाँ। बिकॉज इस समय जो TTP या पाकिस्तान के अंदर जो बाकी इंसर्जेंट ग्रुप्स हैं, वो सबसे ज़्यादा अगर कुछ कर रहे हैं तो वो एक स्ट्रेटेजिक तरीके से पाकिस्तान को नहीं हार्म कर रहे हैं, बल्कि वो चाइना के इंटरेस्ट को पाकिस्तान में हार्म कर रहे हैं। करेक्ट। तो कल को ये कहना गलत नहीं होगा कि एक लॉन्ग रन में मान लीजिए कि अमेरिका भी अगर चाहता है तो दे कैन ऑल्सो यूज अ ग्रुप लाइक TTP फॉर दैट मैटर टू फर्दर डिस्टेबलाइज द ISI, बिकॉज सी द ऑब्जेक्टिव इज टू क्रिएट हेट्रेड इन द पाकिस्तानी माइंड अगेंस्ट चाइना, राइट। और एक बार लोगों के मन में वो हेट्रेड पैदा हो गया तो फिर ISI कुछ नहीं कर पाएगी। ओके, कमिंग बैक टू जो अमेरिका वाली चीज़ है, हम बहुत ज़्यादा वेरिड टॉपिक्स पे बात कर रहे हैं नो, बट जो एक सेकेंड क्वाड जिसे कहा जाता है, जो कि मिडल ईस्ट में I2U2 है हमारा, बीच में इसके बारे में बातें नहीं हो रही थी उतनी, देन सडनली वापस से बातें होनी शुरू होती है, IMEC वहाँ पे आ जाता है, देन इजराइल और हमास वाला गाज़ा वाला पूरा युद्ध शुरू हो जाता है, तो उसमें वो भी थोड़ा डिले हो जाता है। नाउ व्हाट इज़ द फ्यूचर, क्योंकि इसके बारे में भी बातें हुई है US में। IMEC तो बनेगा ही बनेगा, चाहे उसको अगले 3 साल 4 साल लगें, 5 साल लगें, 10 साल लगें, वो बनेगा ही बनेगा। और आने वाले समय में आप ये चीज़ ज़रूर देखोगे कि IMEC के बनने के बाद सबसे बड़ी चीज़ ये होगी कि मिडल ईस्ट का एक ट्रांसफॉर्मेशन जो होगा यूरोप से लिंक करने के बाद, और उसका जो एशिया से लिंक करने के बाद ट्रांसफॉर्मेशन होगा, मुझे ऐसा लगता है कि दिस एरिया इन द फ्यूचर माइट बिकम पीसफुल, एंड देन द इंटायर theater of conflict will shift towards the eastern part of the world, which is basically the Pacific Ocean, right, and specifically Taiwan, China, etc., which is there. So ये एक स्टेबलाइजेशन की ओर एक जाने का पॉइंट है अभी फॉर द टाइम बिंग, बिकॉज अमेरिका के लिए अगेन एज आई सेड द सबसे बड़ा हेडेक इज नॉट अबाउट मिडिल ईस्ट,
इट्स नॉट अबाउट रशिया, इट्स मोर अबाउट चाइना। एंड मिडिल ईस्ट में चाइना का जो इन्फ्लुएंस है उसे मिडिल ईस्ट का हो या पूरे वर्ल्ड में कहीं पर भी हो, वो चाइना को अगर आप डायरेक्टली चेक करोगे तो उसका इन्फ्लुएंस वर्ल्ड वाइड घटेगा। करेक्ट। और कहीं पर भी अगर आपको उसका इन्फ्लुएंस वर्ल्ड वाइड घटाना है तो स्टार्ट इनकरेजिंग द रीजनल प्लेयर्स। सो आईमेक हैज टू बी सीन इन दैट कॉन्टेक्स्ट, राइट। कि अगर आपको मिडिल ईस्ट में चाइना का इन्फ्लुएंस घटाना है तो आप इंडिया को, इजराइल को, यूएई को, इनको बढ़ावा दो। ओके, तो बेसिकली अकॉर्डिंग टू यू कि वहाँ पे मतलब स्टेबिलिटी आने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। मतलब हम ये कह सकते हैं चांसेस हैं, राइट। बट वहां पर भी बात वही है कि अगेन स्टेबिलिटी डिपेंड्स अपॉन दीज नॉन स्टेट एक्टर्स की हाउ दे बिहेव। पर फिर ईरान का क्या होगा? क्योंकि ईरान तो अब जैसे भारत के लिए भी वो फ्रेंड के तरह ही है, उसे हम लेवरेज करते हैं, चाबहार पोर्ट वहाँ पे। बट अमेरिका ने उनके ऊपर सैंक्शंस लगा रखे हैं, चाबहार पोर्ट के ऊपर भी उन्होंने लगाया। इसको इंडिया कैसे यहाँ से, मतलब एक वो लैंडमाइन का पूरा फील्ड है, इससे गो थ्रू कैसे करेगा? इसी रीजन से जो आईमेक है, आप देखेंगे तो आईमेक में ना तो ईरान है और ना टर्की है। ये जो दो बड़े पावर्स हैं ये वहाँ पर है ही नहीं उस पूरे प्रोसेस में। तो अमेरिका को ये पता है कि इन दोनों पावर्स के इन्फ्लुएंस को अगर हमें लिमिट करना है तो उसका तरीका यही है, बिकॉज रशिया टुडे अलॉन्ग विद चाइना इज एंगेजिंग विद द टर्क्स, एंड फॉर दैट मैटर ईरान जो है वो भी रशिया और चाइना से एंगेज करता है। तो अगर आपको, फिर मैं वही कहूँगा, चाइना को चेक करना है तो उसके लिए आप इन दोनों कंट्रीज जो उनके फलक्रम्स हैं उनको अवॉइड करो और बाकी रीजनल पावर्स को वहाँ पे बढ़ावा दो। ओके। और अफ्रीका में क्या होगा? बिकॉज अफ्रीका में एक तरह से कोल्ड वॉर जैसा सिचुएशन है, क्योंकि हर पावरफुल नेशन वहाँ पे इस वक्त है, क्योंकि रिसोर्सेज वहाँ पे सबसे ज़्यादा है एंड उनको आपको यूज़ करना है। अगेन वहाँ पे चाइना का भी इन्फ्लुएंस है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? अफ्रीका में ये ज़रूर है कि रिसोर्स के लेवल पर एक कंपटीशन बहुत अग्रेसिव है, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ अफ्रीका में अगर हम देखें तो लॉन्ग रन में ये कोल्ड वॉर वाली परिस्थिति जारी रहेगी। तो ये वहाँ पर अभी लिमिट नहीं हो सकती, बिकॉज ये एक लास्ट कॉन्टिनेंट बचा है वर्ल्ड का जहाँ पर रिसोर्स एक्सप्लॉयटेशन हुआ नहीं, और जिसको रिसोर्स चाहिए आगे आने वाले फ्यूचर में वो यहीं से इसको रिसोर्स को एक्सप्लॉयट करेगा। ओके। बट कंसिडरिंग कि इंडिया के रिलेशंस इस एरिया में एक अलग लेवल के हैं, विच आर नॉट जस्ट रिसोर्स सेंट्रिक, बट अपार्ट फ्रॉम रिसोर्सेज वी ऑल्सो हैव अ हिस्टोरिकल टाई विद देम। तो उस केस में ये है कि दे हैव अ वेरी सॉफ्ट कॉर्नर फॉर अस। राइट। तो ठीक है, अभी लॉन्ग रन में अगर उनको दिख रहा है कि नहीं हमें चाइना से एंगेज करना चाहिए, चाइना इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहा है, ये कर रहा है, बट आने वाले समय में दे विल ऑल्सो रियलाइज वन डे कि चाइना इज नॉट हियर फॉर देयर वेलफेयर। राइट, विच इज़ ट्रू। क्योंकि मतलब मैंने ये देखा है कि भारत कहीं पे जाता है, इंफ्रास्ट्रक्चर हो या कुछ भी हो, भारत वहाँ के लोगों को एम्प्लॉय करता है, वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है। यूएस शायद उतना नहीं करता। चाइना तो पूरा खुद के लेबर्स लेके जाता है वो, और उनके वो क्रिमिनल लेबर्स वगैरह का उनका लॉ है तो वो लेके जाता है। तो इन द लॉन्ग रन शायद कंट्रीज ये रियलाइज करने लगे कि चाइना को बुलाना मतलब खुद के सिर पे वो हेडेक लेना। देखो, चाइना को बुलाने से सिर्फ एक आपका जो रूलिंग क्लास है वो बेनिफिट करेगा। सबसे बड़ी चीज ये है कि आपके पूरे अफ्रीकन कंट्रीज में बहुत जगह पर अभी भी डेमोक्रेसी उतनी डीपर नहीं हुई है। सिर्फ रूलिंग क्लास जो है वो क्योंकि डिक्टेटर टाइप रूल चला रहा है और चाइना उससे कंफर्टेबल रहता है एंगेज करने में, तो वो एंगेजमेंट जारी रहेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि यूएस को, इंडिया को, बाकी पावर्स को मिलके चाइना को काउंटर करने के बजाय डेमोक्रेसी पे फोकस करना चाहिए अफ्रीका में, और वो कर भी रहे। Okay. तो जितना डेमोक्रेसी को आप प्रमोट करोगे, डीपन करोगे वहाँ पे, उतना लोग ऑटोमेटिकली एक पॉइंट पर आकर आप देखोगे कि वो इरिटेट होंगे अपने रूलर से। और रूलर जब बार बार चाइना को बुलाएगा जिसमें सिर्फ चाइना का और रूलर का बेनिफिट है, लोगों को कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा है, तो लॉन्ग रन में एक चीज हमारे फेवरेबल बनेगी। मतलब रूलर का तो पावर जाने के चांसेस है, तो फिर वो क्यों ही करेगा। बिल्कुल। बट इंडिया के लिए इन द लॉन्ग रन, लेट्स से कि नेक्स्ट 10 से जो 20 साल है, ये बहुत क्रूशल भी है, क्योंकि हमारे लिए तो ग्रोथ का टाइम है, हम इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहे हैं, और शायद ये 10 से 20 साल का ही हमारे पास में वो विंडो है जहाँ पे हम वो एक वर्ल्ड सुपर पावर बनने के लिए कोशिश कर सकते हैं। इसमें सबसे बड़े हमारे लिए जियोपॉलिटिकल चैलेंजेस कौन से होंगे? सबसे बड़ा जियोपॉलिटिकल चैलेंज आई थिंक यही है कि किस तरीके से चाइना हमारी स्पेस को लिमिट करेगा। क्योंकि चाइना कभी भी नहीं चाहेगा कि इस पूरे एशियन स्फीयर में उसका एक कोई कॉम्पिटिटर क्रिएट हो जाए। करेक्ट, हाँ। तो वो डिफरेंट कंट्रीज जो हमारे आसपास हैं, हमारे नेबर्स, जिसका वो हमेशा से यूज़ करता रहा है, वो करता भी रहेगा। कई बार चाइना जब इनका यूज़ करता है तो वो साथ में एक इकोसिस्टम बना के हमारे डोमेस्टिक फॉल्ट लाइन्स को भी एक्सप्लॉइट करता है। हमें एक्सटर्नल और डोमेस्टिक फॉल्ट लाइन्स को कभी भी अलग नहीं देखना, बिकॉज दे ऑल सप्लीमेंट ईच अदर। तो जो चीज़ वो बाहर से करवाने की कोशिश कर रहा है, वही लोग हमारे अंदर बैठ के भी उसी चीज़ के एजेंडा को चला रहे हैं। तो सबसे बड़ा चैलेंज यही रहेगा लॉन्ग रन में हमारे इस पूरे ग्रोथ एम्बिशन को, कि किस तरीके से हम इंटरनल और एक्सटर्नल चैलेंजेस को मीट करते हैं। बट डू यू थिंक कि इस गवर्नमेंट का जो एक चाइना को लेके पॉलिसी रही है, वो सक्सेसफुल पॉलिसी रही है अब तक? देखो, चाइना को लेके आपको एक सिंपल पॉइंट
जो फंडामेंटल डिफरेंस है वो ये है कि पुरानी सरकार हमेशा ये कहती थी कि चाइना को जो करना है वो करने दो, आपको जो करना है आप करो। हम्म, और अगर चाइना कह रहा है कि आप जो है मेरे जूनियर बन के रहो, तो आप जूनियर बन के रहो। अब जब से ये नई सरकार ने जो दूसरी नीति अपनाई है वो ये है कि देखो हमारी अपनी एक ग्रोथ की पॉलिसी है, हम अपने आप को ग्रो करके आगे बढ़ना चाहते हैं, और अगर चाइना को उसमें कोई कॉन्फ्लिक्ट है हमारे साथ तो वो चाइना की प्रॉब्लम है, हमारी नहीं। हम अपनी ग्रोथ को लिमिट चाइना के लिए नहीं करेंगे। तो दिस इज द फंडामेंटल डिफरेंस इन द वे वी लुक एट देम नाउ। तो ठीक है, अगर चाइना ने जितनी मर्जी कोशिश करी हमारे को अलग अलग तरीकों से अलग अलग जगहों पर प्रॉब्लम क्रिएट करने की, उस केस में एक चीज़ तो तय है कि लॉन्ग रन में चाइना को लेके ये चीज़ क्लियर है कि उसको समझ आ गई है ग्रेजुअली कि इंडिया को मैं एक परमानेंट लेवल पर ब्लीड नहीं कर पाऊंगा। समवेयर चाइना हैज टू अंडरस्टैंड वन डे कि इट हैज टू एडजस्ट विद इंडिया एज अ पावरफुल कंट्री इन इट्स नेबर। राइट। अब वो कितना जल्दी करती है दैट इज अप टू देम। एग्जैक्टली, क्योंकि वो तो करने के लिए शायद माने ही ना कभी, क्योंकि वो ना तो माने। हमें लुक डाउन अपॉन करते हो। ठीक है, वो उनका रवैया है। हमारे यहाँ से जो सबसे बड़ी चीज़ मेरे हिसाब से हमें फोकस करनी चाहिए कि हमें एक्चुअल में वही चीज़ करनी चाहिए जो चाइना हमारे साथ कर रहा है। कि चाइना जब अपने इंटेलेक्चुअल हिस्ट्री में हमें इतना इंपॉर्टेंस नहीं देता, हमारे को भी यहाँ पर बैठ के उसको इतना इंपॉर्टेंस नहीं देना चाहिए। पर लेकिन हमारे यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि कुछ लोग हैं जिनको अगर दिन में वो 5 बार चाइना नहीं बोलते हैं तो उनको बेसिकली नींद नहीं आती है, क्योंकि वो एजेंडा उन्हीं का चलाते हैं। बेसिक प्रॉब्लम यही है। पर इसमें नाउ हियर्स द थिंग, क्योंकि चाइना हमारे बारे में बात नहीं करता क्योंकि शायद हम उससे छोटे पावर है अब भी, इकोनॉमिकली तो फॉर श्योर है। हमें उसके बारे में बात इसलिए करनी पड़ती है क्योंकि वो हमसे ज्यादा बड़ा पावर है। नहीं, वो हम पे आप उससे दबाव अगर बनाना बात कर चाहता रहे है। हो जस्ट बिकॉज वो आपसे बड़ा पावर है, प्रॉब्लम ये है कि क्या वो आपका एक एस्पिरेशन है? डू यू एस्पायर टू बिकम लाइक चाइना वन डे? वो तो बिल्कुल नहीं है। बस फिर वही बात है ना कि जब आप एक एस्पिरेशनल स्टेटस के हिसाब से देखो, जब आपके लिए वो एक रोल मॉडल ही नहीं है, फिर आप उसको क्यों इतनी बात करते हो उसके बारे में? दैट इज द प्रॉब्लम। राइट। अगर आप आधे घंटे में बैठ के 40 बार चाइना का जाप जपोगे तो आप इसी चीज से समझ लो कि आप एजेंडा किसका चला रहे हो यहाँ बैठ के। देन इट बिकम्स क्लियर, बिकॉज देर आर पीपल हु वांट दिस पॉइंट टू बी इनग्रेन्ड इन योर माइंड कि चाइना इज एन इशू, ताकि आपका सारा फोकस सिर्फ चाइना चाइना पे ही रहे। आपका फोकस ही ना रहे कि नहीं हमें चाइना से कुछ नहीं लेना देना, हम अपना काम करेंगे जो हमें करना है। तो ये जो अपोजिशन बोलते रहती है हमेशा कि इतना अंदर घुस गया है चाइना, लैंड ऑक्यूपाई कर लिया है, इस बात में कितना सच है? इनफैक्ट अपोजिशन नहीं, अब तो रूलिंग पार्टी के भी एक है लीडर, वो भी कह रहे थे। देखो, स्टेटमेंट देने से अगर ये बात हो जाए प्रूव, तो ऐसे तो फिर स्टेटमेंट मैं भी बोल देता हूँ कि भाई हम भी पाकिस्तान में घुसे हुए। भाई आप किस बेसिस पे स्टेटमेंट दे रहे हो? आपके पास कोई क्रेडिबल एविडेंस है? आपके पास अगर एविडेंस है तो आप एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एविडेंस दे दो ना। ये शिगुफे छोड़ना जो है, ये एक पॉइंट पर आके ना, अगर इनको लगता है कि इससे राजनीति चल सकती है तो वो नहीं होने वाली है। राइट। आपके पास क्रेडिबल एविडेंस है, आप दे दो। आपके पाले हुए एक जंक्चर पे पूरे मिलिट्री क्लास के लोग थे ना, उन पालतू लोगों को बोलो कि वो दे दें, अगर आपके उस केस में वो पॉसिबल है तो। पर वो नहीं है इनके केस में। राइट। दैट इज द इशू। तो ठीक है, आप बोलते रहो ये स्टेटमेंट्स। आवर फोकस शुड बी वेरी क्लियर कि कितना इंपॉर्टेंस किसको देना है। दैट इज द मेन क्वेश्चन। डू यू थिंक ये जो इंडिया ने स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी की पॉलिसी को फॉलो किया है, ये एक सही रास्ता है? क्योंकि इन द पास्ट नॉन अलाइनमेंट वाला जो था, कहीं ना कहीं ऑलमोस्ट सिमिलर ही चीज़ थी। नहीं, देखो, नॉन अलाइनमेंट वॉज नॉट सिमिलर टू वॉट इज द स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी टुडे, बिकॉज नॉन अलाइनमेंट में ऑनेस्टली वी नेवर न्यू व्हाट टू डू एक्चुअली। सो वी वर बिकॉज इन अ वेरी कंफ्यूज स्टेट कि हमें पता नहीं है कि करना क्या है, तो हम कह रहे थे कि नहीं, हम इंगेज किसी से नहीं करेंगे, हम देखेंगे करना क्या है। बट स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी में वी आर वेरी क्लियर इन दैट रिगार्ड कि हमारा नेशनल इंटरेस्ट इज प्राइम। हमें वो नेशनल इंटरेस्ट को अचीव करना है, चाहे जो मर्जी हो जाए। उस केस में आज की डेट में ये बात कहना गलत नहीं होगा कि जो नेशनल इंटरेस्ट सेंट्रिक पॉलिसी है वो स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी से ही अचीव हो सकती है। उसका ये भी मतलब होता है ना कि एट टाइम्स आप आपके दोस्तों को ही अपना दुश्मन बना सकते हो। आप किसी को भी करो, आपको फिर मैं वही बोलूंगा कि योर नेशनल इंटरेस्ट इज प्राइम। वो कैसे अचीव हो रहा है, उसको अचीव करने के लिए क्या स्ट्रैटेजी चाहिए, दैट हैज टू बी डिसाइडेड एट एवरी सिंगल जंक्चर ऑफ योर पॉलिसी। राइट। ओके। तो ये बेसिकली इंडिया के लिए हमेशा एक वो इशू तो शायद क्रिएट कर सकता है, बट आपका नेशनल इंटरेस्ट आपके लिए हमेशा प्राइम होना चाहिए। प्राइम होना चाहिए। ओके। एंड कमिंग बैक टू जो यूएस वाला चीज़ है, यहाँ पे हाउ डू यू थिंक कि मतलब यूएस और इंडिया का जो कोलैबोरेशन अब रहेगा चाइना को काउंटर करने के लिए, ये किस तरह से होगा? बिकॉज मिडिल ईस्ट एक जगह है, अफ्रीका एक जगह है, और इंडो पैसिफिक तीसरी जगह है।
तो यहाँ पे हम किस तरह से काउंटर करेंगे, क्योंकि हम शायद अब भी उतने इंडो पैसिफिक की नहीं, अगर हमें बात करें, काउंटर नहीं करना है। देखिए, हमें सिर्फ ये इंश्योर करना है कि हम एक ऐसा कोलैबोरेटिव टेम्पलेट क्रिएट करें यूएस के साथ, जिससे कि एक पूरे वर्ल्ड में ये मैसेज जाए कि द वर्ल्ड हैज टू डिसाइड whom they have to choose. So we don't have to stand up and counter China because we don't have that competition. As I again said कि आप क्लियर रहो कि आपका एम्बिशन क्या है लाइफ में। हमारा एम्बिशन इस समय ग्रोथ है, हमारा एम्बिशन है आगे बढ़ना, हमारा एम्बिशन नहीं है कि किसी को नीचे खींचना। करेक्ट, हाँ। हमारा अगर एम्बिशन ये है तो हमारे को सिर्फ हर एक लाइक माइंडेड कंट्री से एंगेज करना है और उसको एंगेज करके सिर्फ ये टेम्पलेट बता के दिखाना है कि देखो, दिस इज व्हाट वी हैव, दिस इज व्हाट दे हैव, यू हैव टू डिसाइड। राइट, बट जो इंडियन ओशन के ऊपर जिसका कंट्रोल होता है, टेक्निकली एशिया में उसकी पावर सबसे ज़्यादा रहेगी, बट हम उतने बड़े नेवल पावर तो अब तक है नहीं, जो शायद यूएस है, चाइना है। वही चीज़ है कि चाइना भी फॉर दैट मैटर इतना बड़ा नेवल पावर नहीं है कि वो इंडियन ओशन को डोमिनेट करे। अभी इंडिया भी उस लेवल पर नहीं है और अमेरिका भी उस पोजीशन पे नहीं है। तो यहाँ पर तो बेस्ट पॉलिसी यही है कि आप सारी लाइक माइंडेड कंट्रीज वर्सेस चाइना क्रिएट करो, और सिर्फ एक ग्रुपिज्म नहीं करना है, ग्रुपिज्म के साथ साथ आपको डेवलपमेंटल बेनिफिट्स भी प्रोवाइड करने हैं। तो इंडो पैसिफिक हैज टू बिकम व्हाट इज कॉल्ड एज अ डेवलपमेंटल फोरम वन डे। ओके, ओनली देन यू कैन कन्विंस द लिटोरल स्टेट्स ऑफ इंडियन ओशन कि देखो, दिस इज व्हाट वी हैव, दिस इज व्हाट द चाइनीज हैव, नाउ यू डिसाइड व्हाट यू वांट। और शायद इसके लिए क्वाड इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। क्वाड होगा, इंडो पैसिफिक पर से जो है वो भी होगा। आगे जाकर अगर और ऐसे कुछ नए मिनीलैटरल्स बनते हैं तो वो भी होंगे। ओके, अपनी एक जो आपका वीडियो था उसमें आपने बहुत इंटरेस्टिंग एक चीज़ बताई थी, विच वॉज अबाउट दाऊद इब्राहिम। एंड दाऊद इब्राहिम को किस तरह से आईएसआई ने अपना एडिशनल डायरेक्टर वाला पोजीशन दे दिया है। एंड संभल में जो वायलेंस हुआ वो वहाँ से कनेक्टेड है, ये आप एक बार बता सकते हो? देखो, आईएसआई का इस समय ऑब्जेक्टिव यही है कि क्योंकि कश्मीर में उसके पास अब एक बहुत ही लिमिटेड स्पेस है ऑपरेट करने की, तो वो पैन इंडिया लेवल पर जितने फॉल्ट लाइन्स हैं उनको एक्सप्लॉइट कर रहा है। और जब से पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पीएफआई के ऊपर सरकार ने बैन 2022 में लगाया, उसके बाद से अब ये हो रहा है कि एक रेडीमेड मास मोबिलाइजेशन करने के लिए आईएसआई को अपॉर्चुनिटी मिल नहीं रही है। तो वो क्या कर रहा है कि छोटे छोटे स्लीपर सेल्स बनाकर, दाऊद इब्राहिम के कोई स्लीपर सेल्स हो गए, उनको बेसिकली यूज करने की कोशिश कर रहा है। अब वो चाहे संभल में हो गया जहाँ पर एक एक्सपेरिमेंट देखने को मिला, जो मास वायलेंस हुई, वहाँ पर मॉब वायलेंस हुआ पूरा। अब कल को वही चीज़ मैं आपको फिर वही कहूँगा कि वो कल को महाराष्ट्र में देखने को मिले, केरला कर्नाटका में देखने को मिले। चलो, केरला कर्नाटका तमिलनाडु तो वी नो, मतलब इट्स एक्सपेक्टेड कि वहाँ ये करेंगे ही करेंगे, बिकॉज वहाँ पर एक एटमॉस्फेरिक क्लाइमेट भी वैसा है कि वो चीज़ें बड़ी आसानी से हो जाती हैं। बट यूपी में जो उन्होंने कोशिश करने की करी, वो चीज़ नाकाम हुई उनकी। महाराष्ट्र में आप आज की डेट में करने की कोशिश करेंगे, वो भी पॉसिबल नहीं होगा। बट ये है कि देयर इज एन अटेम्प्ट गोइंग ऑन, राइट, क्योंकि शायद इंडिया ही वन ऑफ द फर्स्ट नेशन था जहाँ पे ये जो माफिया और टेरर का एक नेक्सस था, हाँ जी, वो उभर के आया था, बट उसे बहुत हद तक हमने कंट्रोल कर लिया था। नाउ शायद वो वापस से इवॉल्व होकर एक तरह से आ रहा है। हाँ ठीक है, मतलब उसका एवोल्यूशन इंडिया से हुआ और वो इंडिया को इम्पिंच करता रहेगा बार बार, क्योंकि दाऊद इब्राहिम जब तक पाकिस्तान में है तब तक ये नेटवर्क हमेशा से जारी रहेगा। राइट, एंड इसको फंड किस तरह से किया जाता है? नारकोटिक्स, प्राइमरी नारकोटिक्स। एंड नारकोटिक्स ये कौन सा वाला, मतलब जो एक गोल्डन ट्रायंगल है, गोल्डन क्रीसेंट से गोल्डन क्रीसेंट एंड गोल्डन ट्रायंगल, तो ये हम कर्व कैसे करेंगे? क्योंकि पेनिट्रेट करने के लिए तो कहीं से भी किया जा सकता है, ये बहुत इजीली हो सकता है। इसमें हम अकेले प्लेयर नहीं है, तो ये कर्व करना बड़ा मुश्किल है, बिकॉज गोल्डन क्रीसेंट टू गोल्डन ट्रायंगल देयर आर मेनी कंट्रीज इन्वॉल्वड इन दैट। तो अनलेस देयर इज एन इंटरनेशनल कोऑपरेशन, इंडिया अकेला यहाँ पे कुछ नहीं कर सकता। ओके, ये नार्को टेरर के बारे में मुझे थोड़ा और आपसे जानना है, क्योंकि जब लोग पढ़ते हैं तो पहली चीज़ वो गोल्डन ट्रायंगल के बारे में पढ़ते हैं, बट जब फिर गोल्डन क्रेसेंट के बारे में पढ़ते हैं तो पता चलता है ये तो और ज़्यादा बड़ा हेडेक है। हो क्या रहा है ये एग्जैक्टली? नहीं, हो ये रहा है कि ये सारे दोनों ट्रायंगल्स क्रिएट कोल्ड वॉर के टाइम पे किए गए थे, बिकॉज ऑब्जेक्टिव सिर्फ ये था कि सोवियत यूनियन से लेके कम्युनिस्ट चाइना और बाकी कम्युनिस्ट रेजिम्स को किसी तरीके से ड्रग्स का यूज़ करके नलीफाई करके निगेट किया जाए। अब वो चीज़ तो ख़त्म हो गई। अब प्रॉब्लम ये है कि आपने उस समय नारकोटिक्स का साइकिल क्रिएट तो कर दिया था, बट नाउ व्हाट डू यू डू विद इट? तो नाउ दिस हैज बिकम अ चर्नर ऑफ ग्लोबल मनी। तो आज की डेट में आप इसको कंट्रोल करना भी चाहोगे तो जो इलीगल ब्लैक वेल्थ यहाँ से जनरेट हो रही है, आप उसको कंट्रोल कर नहीं पाओगे। ओके, तो ये बना किसी ऑब्जेक्टिव के लिए था, बट अब ये एक ऐसे डायरेक्शन में जा चुका है कि जहाँ इसका आप कुछ कर नहीं सकते। पर ये जो
मतलब जैसे कितनी बार न्यूज़ आई है कि भारत के आसपास में ये मिलता गया, एक सिनेलॉ कार्टेल का पूरा वो रैकेट जो चल रहा था नोएडा में ही पकड़ा गया था। तो ये मतलब इजीली पेनिट्रेट हो रहा है हमारे सोसाइटी के अंदर, तो उसे आप कंट्रोल मतलब फिर कैसे ही करोगे? देखो, पेनिट्रेट तो इंडिया बिकॉज वो गोल्डन क्रीसेंट और ट्रायंगल के बिल्कुल जोग्राफिकली बीच में है, तो ये कहना कि हम इम्यून रहेंगे वो मुश्किल है। पर हाँ, ये ज़रूर है कि काउंटर ऑपरेशंस के तहत आप इस चीज़ को चेक कर सकते हो और चीज़ें चल भी रही हैं उस लेवल पर। ओके, बट इसमें फिर हमें कोऑपरेशन पूरे दुनिया का ही लगेगा। वर्ल्ड वाइड कोऑपरेशन। ओके, इंटरेस्टिंग। एक और जो मैं आपके साथ में बात करना चाहता था वो आपकी बुक के बारे में है, जो सऊदी अरेबिया के बारे में किताब आपने लिखी। हमारे रिलेशंस सऊदी अरेबिया के साथ में बहुत ही ज़्यादा ऊपर नीचे वाले रहे ओवर द इयर्स, बट इन द रिसेंट टाइम्स MBS जब से आया तब से तो एटलीस्ट बहुत ही स्मूथ एंड स्टेबल रिलेशंस रहे, एंड इसमें बहुत ज़्यादा रोल प्ले किया RNAW ने। इसका बैकग्राउंड बता सकते हो कि क्या था? बैकग्राउंड देखो, हमारे लिए सऊदी अरेबिया प्रॉब्लमेटिक सिर्फ इसलिए था बिकॉज बहुत लंबे समय तक सऊदी अरेबिया में जितने भी मतलब रेजिम के अंदर जो कोर प्लेयर्स थे वो ज़्यादातर एजेड लोग थे, पहली बात तो। और वो एजेड लोगों का एक हिस्टोरिकल लेवल पर पाकिस्तान के फेवर में रवैया हमेशा से रहा है। और पाकिस्तान ने भी इस चीज़ को बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट किया है कि सऊदी अरेबिया बीइंग दी फाउंटन हेड ऑफ सुन्नी इस्लाम, उसने उसको यूज़ करके जो है बेसिकली डिस्टेबलाइज करने की कोशिश करी है इंडिया को एट ग्लोबल जंक्चर, रीजनल जंक्चर, एवरीवेयर। बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये ज़रूर हुआ है कि जब से सऊदी अरेबिया का पूरा ओवरऑल कंट्रोल एक यूथ के हाथ में, MBS के हाथ में गया है, तो दैट वाज द टाइम पीरियड जब इंडिया ने सोचा कि सी दिस इज द प्लेस वेयर वी कैन गिव इट अ ट्राई, एंड द ट्राई दैट वी डिड इट रियली वर्कड आल्सो। वर्कड इन द सेंस क्योंकि हमने ये सोचा कि MBS को समझना ज़रूरी है कि उसका खुद का क्या विजन है। और उसका खुद का विजन था कि MBS वांट्स टू डाइवर्सिफाई फ्रॉम ऑयल। तो वहाँ पर इंडिया ने कहा कि सी वी कैन बी देयर विद यू एंड इट्स अ क्विड प्रो क्यो, आप हमारे साथ काम करो, हम आपके साथ काम करेंगे, एंड इन दैट केस इट वर्कड। बट MBS जब से आए हैं तब से मतलब जो मोदी जी के साथ भी उनके एक रिलेशनशिप रहा है, इट हैज़ बीन सुपर स्मूथ। बट इसके पहले जो OIC में भी चीज़ें होती थी हमेशा हमारे अगेंस्ट होते थे, पाकिस्तान बार बार भाग के वहीं पे जाता था। तो जब हमने 370 भी आर्टिकल वो लाया, रिमूव किया, इनफैक्ट एब्रोगेट किया, उस वक्त जो सऊदी अरेबिया का उस पर रिएक्शन था उसे हमने किस तरह से कंट्रोल किया? हमने यही चीज़ का पूरा फ्रेमवर्क पहले ही बिल्ड कर लिया था कि सऊदी अरेबिया को ये समझाना कि देखो इंडिया के कुछ इंटरनल मसले हैं, हम इंटरनल मसलों को सबसे पहली बात अपने हिसाब से हल करेंगे, तो आपको उसमें दखलंदाजी करने की ज़रूरत नहीं है। और MBS को जब धीरे धीरे ये बात बताई भी गई कि हिस्टोरिकली भी जो आपने पाकिस्तान की एजेंडा रनिंग की है उससे आपको कोई बेनिफिट मिला नहीं, आप लॉन्ग रन में और नेगेटिव हो गए। और दूसरी बात ये है कि जब हम MBS के साथ ये बात कर रहे थे उसी पैरेलल लेवल पर हमने अपनी ऑयल बास्केट को भी इतना डाइवर्सिफाई कर लिया कि अफ्रीका से लेके US से लेके रशिया से इतना ऑयल खरीदना शुरू कर दिया कि हमने साथ में एक फीलर ये भी इनडायरेक्टली देना शुरू कर दिया सऊदी अरेबिया को कि अब आप हमारे लिए उतने एनर्जी सिक्योरिटी के लिए भी सिग्निफिकेंट नहीं हो। तो जब तक ये चीज़ें सऊदी अरेबिया के दिमाग में बैठी उसको भी समझ आया कि मतलब ये जस्ट बिकॉज ऑफ सम पाकिस्तान का एजेंडा रनिंग, मैं इतनी बड़ी मार्केट को अगर लूज आउट करूंगा तो सबसे बड़ा लूजर मैं ही हूँ। करेक्ट। तो दैट वर्कड फॉर सऊदी अरेबिया। एंड इसको डीहाइफेनेट, मतलब जो पाकिस्तान के इनके रिलेशन थे उसको कैसे हमने वही डीहाइफेनेशन इसी तरीके से 2019 में फाइनली जाकर हुई। ओके। कि जब हमने एब्रोगेट किया 370 को, उसके बाद सऊदी अरेबिया की तरफ से कोई नेगेटिव स्टेटमेंट नहीं आया, इवन तो पाकिस्तान ने जाकर उनका समर्थन मांगा था एंड दे रिफ्यूज्ड। राइट। ये मतलब जो RNAW बिहाइंड द सीन्स काम करती है, ये एग्जैक्टली किस तरह से इनके ऑपरेशंस होते हैं, किस तरह से रन किया जाता है इसे? जब आपको किसी कंट्री को, सऊदी अरेबिया फॉर एग्जांपल, इसे अपना एक तरह से दोस्त बनाना है, तो व्हाट आर द थिंग्स दैट दे एक्चुअली डू? नहीं, इट डिपेंड्स अपॉन कंट्री टू कंट्री, बिकॉज हर कंट्री में आपका ऑब्जेक्टिव अलग होता है। कई बार आपका ऑब्जेक्टिव सिर्फ इंटेलिजेंस गैदरिंग होता है, कई बार होता है कि इंटेलिजेंस गैदरिंग के साथ साथ आपको वहाँ पर कुछ ऐसे होस्टाइल एलिमेंट्स हैं जो दूसरे देश में जिनको आपको न्यूट्रलाइज करना है। तो हर एक स्पेसिफिक एरिया के लिए आपको एक प्रोफाइल क्रिएट करना पड़ता है। राइट। और वो चेंजेस होते रहते हैं उस पर्टिकुलर एरिया में बार बार बेस्ड अपॉन जो आपको चैलेंजेस ओवरकम करने हैं। तो इसके लिए अलग अलग तरीके से काम होता है, मतलब देयर इज नो वन सिंगल रूल ऑफ थंब कि दिस इज हाउ वी ऑपरेट इन वन कंट्री। तो अफगानिस्तान में हमने कैसे किया ये? अफगानिस्तान में हमारा इंटरेस्ट हमेशा से ही अलग रहा है। अफगानिस्तान में इंटरेस्ट वाज नेवर इन दिस सेंस कि हमें बेसिकली जो है वहाँ पर अपार्ट फ्रॉम डेवलपमेंट और कुछ करना है, इन द सेंस कि हमारा ऑब्जेक्टिव अफगानिस्तान में ये था कि
आईएसआई का जो पूरा दबदबा है अफगानिस्तान में वो किसी ना किसी तरीके से मिटिगेट हो और लिमिट हो। हम्म तो उसके लिए सबसे बड़ा तरीका ये है कि आप जो है अफगानिस्तान के लोगों के साथ एंगेज करो, और लोगों के साथ इस प्रकार से एंगेज करो कि पीपल देमसेल्व्स नेवर सपोर्ट दी आईएसआई। राइट। तो वही हर जगह आपका एजेंडा अलग होता है। दिस वाज व्हाट वी डिड इन अफगानिस्तान इज नॉट द ऑब्जेक्टिव इन सऊदी अरेबिया टुडे। तो सऊदी अरेबिया में हमारे को जाके वहाँ के लोगों के साथ एंगेज करने की जरूरत नहीं है। करेक्ट। वहाँ पे शायद हमारा जो एक मोडस ऑपरेंडी है वो ये है कि उनके साथ में हमारे ट्रेड रिलेशंस को और ज़्यादा मजबूत करना, डायस्पोरा को वहाँ पे यूज़ करना। बिल्कुल। ओके। एंड जो आपने एक बुक में बात लिखी थी जो कू होने वाला था वहाँ पे, उसके बारे में मुझे बताइए। जो एमबीएस एंड उनके आई थिंक फादर के उस पे कू था। स्टार्टिंग में यही चीज़ हो रही थी बिकॉज जब बेसिकली एमबीएस के फादर को पावर को अक्वायर करना था, उसी टाइम पर बहुत सारे ऐसे वेस्टेड इंटरेस्ट थे सऊदी अरेबिया में जो चाहते थे इस चीज़ को कि वो ना हो। बिकॉज सबको ये पता था कि एमबीएस या उसके फादर जो है लॉन्ग रन में बेसिकली स्टेबिलिटी लाने के कंट्रोल में नहीं रहेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि वहाँ पर अमेरिका उस समय एक ऐसी परिस्थिति में फंसा हुआ था कि वो चाह के भी कोई इन्फ्लुएंस ऑपरेशन रन नहीं कर रहा था और कर भी नहीं पा रहा था। तो इस पॉइंट में चाइना जो है वो बड़ा, आप ये कह लीजिए कि इट हैज़ बीन अ वेरी ओपेक कंट्री टू डील विद। तो चाइना आज की डेट में इकोनॉमिक लेवल पर एंगेजमेंट मिडिल ईस्ट में कर सकता है, पर अभी उसकी परिस्थिति वो नहीं है कि वो रेजिम चेंज कर पाए वहाँ पे। तो जब यूएस का एक लिमिटिंग ऑप्शन था, चाइना के पास पॉसिबिलिटी थी नहीं, तो जाहिर सी बात है कि इंडिया ने उस चीज़ को अपने फेवर में लेते हुए ये इंश्योर किया कि इस प्रकार की जितनी इंटेलिजेंस है वो जहाँ तक पॉसिबल हो शेयर की जाए, और वही हमने किया फिर। ओके। एक और उसमें फिर आपने बात जो बाद में की थी विच वॉज बिट फनी एज वेल, जो कि एमबीएस के वो एक सीक्रेट ट्रिप के बारे में ऑफ मालदीव्स। ये क्या हो रहा था वहाँ पे? नहीं देखो, वो तो सिंपल बात है कि वो बेसिकली पावर में आने के बाद ही वांटेड टू गिव अ बिग पार्टी, और वो पार्टी के लिए जब वो बेसिकली मालदीव्स गया एक प्राइवेट आइलैंड को बुक करके, तो जाहिर सी बात है कि देखिए सऊदी अरेबिया की इस प्रकार की कोई गतिविधि होगी तो जो सऊदी अरेबिया के आर्क राइवल्स हैं ईरान वगैरह जैसे, वो भी इन चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं। अब वो चाहे ईरान हो या फिर फॉर दैट मैटर इसराइल हो या कोई भी हो, सो दे वर ऑल ऑब्जर्विंग ऑल दैट। तो जाहिर सी बात है कि एवरीबडी थॉट कि वी कैन यूज दिस एज अ लीवरेजिंग पॉइंट, कि यहाँ पर अगर हमारे को कुछ एविडेंस मिल जाए तो वी कैन यूज दैट एविडेंस अगेंस्ट सऊदी अरेबिया। बट प्रॉब्लम ये है कि ये टाइप का जो पार्टी कल्चर है ये आज की डेट में तो ग्लोबल एक फिनोमेना है। आप अगर सऊदी अरेबिया के इन पल्स पॉइंट्स को पकड़ोगे तो कल को मतलब आपके भी वो पल्स पॉइंट्स हैं जो एक्सप्लॉइट किए जाएंगे। राइट। तो इसी रीजन से ये सब कवर अप करके चुपचाप रखा जाए वो बेटर रहता है। पर जो आपने बात कही उसमें कि वहाँ पे मतलब दुनिया भर के मतलब चीज़ें हो रही थी, दे वर गर्ल्स जो अलग अलग देशों से बुलाई गई थी, दे वर रोमिंग अराउंड नेकेड। तो ये अगर स्कैंडल बाहर आ जाता, उसे कोई भी अगर एक्सपोज कर देता, ये कितना बड़ा खतरा होता। एंड आई एम आस्किंग दिस नॉट जस्ट सऊदी अरेबिया के पर्सपेक्टिव से, किसी भी देश के लिए, कि उनके लीडर का ऐसा कोई स्कैंडल बाहर आ जाए। मैं आपको वही कह रहा हूँ कि आप ये मत समझो कि किसी भी देश का लीडर कोई दूध का धुला होता है, कि आप अगर किसी एक को एक्सपोज करोगे तो अगला ये इंश्योर करेगा कि आपकी ये टाइप की चीज़ें वो 5 गुना लेवल पर एक्सपोज करे। ओके। तो यहाँ पर एक अंडरस्टैंडिंग बैठी रहती है कि यार तुम हम पे कीचड़ मत फेंको, हम तुम पे कीचड़ नहीं फेंकेंगे। सो दिस इज हाउ लाइक all the politicians operate in India also for that matter, and this is how even they operate at the global level. Right. तो बेसिकली जो ईरान के पास में भी ये खबर थी ऑफ कोर्स, बट उन्होंने उसे यूज नहीं किया। रीजन वाज दिस ओनली कि अगर हमने कर लिया तो वो भी पता नहीं कुछ ना कुछ करेंगे कल को आपके लिए ऊपर भी लेके। ओके। जो ईरान से मुझे एक और चीज़ याद है कि जो ईरान सऊदी का एक वो पीस डील ब्रोकर किया था चाइना ने, डू यू थिंक उसका यूज करके चाइना और अपने फुटस्टेप्स को बढ़ा सकता है मिडिल ईस्ट में? इस मोमेंट पे पॉसिबल नहीं। रीजन बीइंग कि क्योंकि वो पीस प्रोसेस कामयाब तभी होगा जब इजराइल इज अ पार्टनर टू द ईरान एंड सऊदी अरेबिया पीस प्रोसेस, एंड इजराइल टुडे इज नॉट अ कंट्री दैट इज डिपेंडेंट अपॉन चाइना। चाइना वुड रादर बी मोर डिपेंडेंट अपॉन इजराइल देन दी अदर वे अराउंड। तो इजराइल उतना चाइना को भाव नहीं देता है जितना बाकी लोग जो है भाव देते हैं चाइना को। तो इस केस में वो फायदेमंद तभी होगा और चाइना का फुटप्रिंट बढ़ेगा जब इजराइल ऑल्सो इस पीस प्रोसेस को ज्वाइन करे और इजराइल भी जो है चाइना की एंट्री लाए। बट इजराइल विल ऑलवेज प्रेफर यूएस ओवर चाइना। राइट। बट इजराइल, आई वांट टू नो कि आपका ओपिनियन ऑफ इजराइल क्या है, बिकॉज गाजा के साथ में, गाजा में इनका जो भी वो हो रहा था, हमास के साथ में युद्ध इनका चल रहा था, एट द सेम टाइम सीरिया में जो सडनली एक्स प्रेसिडेंट की उनकी सरकार गिरती है एंड नया वहाँ पे रेजीम आ जाता है।
इसराइल जाता है, गोलन हाइट्स को कैप्चर कर लेता है, एयर स्ट्राइक्स वहाँ पे करवा देता है. व्हाट इज इसराइल मिडिल ईस्ट में, मतलब वो क्या पोर्ट्रे करना चाह रहा है? पोर्ट्रे वो यही करना चाह रहा है कि भाई इट इज अ कंट्री दैट हैज बीन लीगली क्रिएटेड बाय द यूनाइटेड नेशंस, पीपल हैव टू एक्सेप्ट दैट. आप कब तक उसको एक्सेप्ट नहीं करोगे? सो यू हैव टू एक्सेप्ट द फैक्ट दैट दे आर पीपल हु आर गोइंग टू लिव देयर एंड दे हैव बीन लिविंग देयर हिस्टोरिकली. आप उनको मिलिटरीली जितना मर्जी टारगेट कर लो, उससे कुछ होने नहीं वाला है. सो टिल द टाइम पीपल डोंट एक्सेप्ट दिस, दे विल कीप फाइटिंग. बट जो नेतन्याहू की गवर्नमेंट है उसके ऊपर, इनफैक्ट नेतन्याहू के खुद के ऊपर करप्शन के चार्जेस है. डू यू थिंक दैट अफेक्ट्स देम इन एनी मैनर? करप्शन के चार्ज लगाने में से क्या होता है? मतलब प्रॉब्लम ये है कि आप 400 किसी पे भी लगा लो, आपके पास एविडेंस है, प्रूफ है. और अगर आज की डेट में कोई भी कंट्री का लीडर अपनी कंट्री को डिफेंड करेगा तो जाहिर सी बात है ही ऑल्सो नोज कि इस प्रकार से उसके पास चैलेंजेस आएंगे. ओके. एंड जब हम जियोपॉलिटिक्स की बात करते हैं, इस बुक में भी आपने एक और बात कही है साइबर वॉरफेयर के बारे में, जो कि सऊदी और कतार के बीच में हो रहा था. ऑफ कोर्स हमने देखा है कि इन द पास्ट चाइना भी साइबर वॉरफेयर को किस तरह से यूज़ करता है. साइबर वॉरफेयर एग्जैक्टली कंट्रीज इस वक्त यूज़ कैसे कर रही है एक दूसरे को नीचे लाने के लिए? साइबर वॉर का सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव ये रहता है कि आप उसके थ्रू नैरेटिव्स का क्रिएशन करके एक नैरेटिव वॉर करो, जिससे आप बेसिकली कंट्री की साइकी के ऊपर बेसिकली अटैक कर सकते हो. दूसरा ऑब्जेक्टिव होता है एक मॉनेटरी की, भाई आपने साइबर स्टीलिंग करी और पैसा चोरी किया. साइबर स्टीलिंग एक पैरेलल लेवल पर पूरा टाइम चलती रहती है, बट साइबर वॉर का सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव यही है कि एक नैरेटिव वॉर रन करना, और वो भी साइबर स्पेस के थ्रू. तो आज की डेट में ये नैरेटिव वॉर जो है, इसके पार्टिसिपेंट्स बहुत सारे हैं. तो इंडिया में भी वही है. मैं एक एग्जांपल देता हूँ. इंडिया में आप देखो कि पिछले 10 साल से सरकार है, एक ब्रूट मेजॉरिटी वाली सरकार है, लेकिन एक नैरेटिव बिछा दिया संविधान खतरे में. 10 साल तो संविधान था, तब तो कोई खतरा नहीं था. सडनली संविधान खतरे में आ गया. हमें 400 पार चाहिए क्योंकि हमें संविधान को बेसिकली चेंज करना है. 300 पार थे तब तो नहीं किया. ये होती है एक नैरेटिव की लड़ाई. नैरेटिव वॉरफेयर में आपको लगता है कि इंडिया उतना ज़्यादा बिलीव करता है? क्योंकि मैंने नहीं देखा कि हम खुद से ट्राई करते हैं इंटरनेशनल लेवल पे उसे यूज़ करने का. नहीं, इंटरनेशनल लेवल पर हम यूज़ जरूर करते हैं, बट ये है कि हम उसके शिकार ज़्यादा बड़े हैं. हाँ. तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये हो जाती है कि उसका जो नेगेटिव आउटकम है वो हम पे ज़्यादा दिखता है. पर इसको काउंटर कैसे किया जाए, जो हमारे ऊपर इसका एक वो नेगेटिव आउटकम दिखता है? इसको काउंटर करने का सबसे सरल तरीका यही है कि लोगों में एक अवेयरनेस होनी चाहिए कि आपके लिए क्या फ़ायदेमंद है और क्या नहीं है. अगर आप सोशल मीडिया पे आई हुई हर एक चीज़ को कंज्यूम कर रहे हो जस्ट बिकॉज आपको लग रहा है कि इट्स वर्थ द कंजम्पशन विदाउट एप्लीकेशन ऑफ योर माइंड, देन यू आर अ फूल. राइट. आप बेवकूफ़ हो अगर आप इन बेवकूफ़ जैसी चीज़ों के नैरेटिव में आप फंस रहे हो. यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि आप एक्सप्लेन करो, क्योंकि आपने ऑल्दो आपके एक वीडियो में वाइट रेवोल्यूशन की बात की है जो इंडिया में चल रहा है, बट एग्जैक्टली वाइट रेवोल्यूशन क्या है, किस तरह से चल रहा है? यही जो नैरेटिव की लड़ाई है. हमें कास्ट सेंसस कराना चाहिए, अच्छी बात है, आप करा लो. क्या अचीव करोगे? द क्वेश्चन इज व्हाट डू यू अचीव बाय दैट? नो, वी वांट टू काउंट द नंबर ऑफ पीपल हु आर बेसिकली अफेक्टेड. मैंने एक सिंपल सी चीज़ है, आप गरीब हो, आप कह रहे हो कि कास्ट सेंसस कराएंगे ताकि आपकी गरीबी रेखा से आपको हम इम्प्रूव करके ऊपर ला पाएँ और उसके बेसिस पे आपको जो है हम बेनिफिट्स दे पाएँ. बस अगर आपको मेरे को इकोनॉमिकली और मेरी इकोनॉमिक स्टेटस को इम्प्रोवाइज करना है तो आप मेरी इकोनॉमिक स्टेटस की स्टडी करोगे या मेरी जात की स्टडी करोगे? दिस इज वेयर पीपल हैव टू अंडरस्टैंड दिस. तो मेरी जात का क्या लेना देना है यार आपको? एग्जैक्टली उसमें इकोनॉमी आपका जो पॉवर्टी लाइन आप अगर पॉवर्टी भी छोड़ो, मैं कह रहा हूँ आप किसी को इकोनॉमिकली भी अगर एम्पावर करना चाह रहे हो, एक जगह पर आप देखो कितने पैराडॉक्सिकल बात होती है कि नहीं देश की सारी संपत्ति एक जगह, फिर कास्ट सेंसस एक जगह. संपत्ति का और कास्ट का क्या लेना देना? करेक्ट. आप अगर संपत्ति चाहते हो कि सारे लोगों में इक्वल तरीके से बट जाए तो मेरी जात से क्या लेना देना? आपको मेरे इकोनॉमिक स्टेटस से लेना देना चाहिए ना. See, this is where people don't understand this. Right. बट ये जो वाइट रेवोल्यूशन की जो हम बात कर रहे हैं, जो आपने कास्ट सेंसस की बात की, ये ऑफ कोर्स एक लेवल पे नहीं हो रहा है, ये ऊपर से आ रहा है. तो वो जो पॉइंट है जहाँ से आ रहा है, एक बार होना था, हो गया, ये परमानेंट नहीं चलेगा. ये जो छोटे छोटे नैरेटिव्स होते हैं ना, ये एक पॉइंट तक चलते हैं. आपको एक बार समर्थन मिल गया था ये सब बातें करके, इफ़ यू फील कि अगर आपको 2029 में दोबारा इन्हीं बातों पे जो है वो समर्थन मिलेगा, तो आई थिंक लेट्स वेट एंड वॉच टिल 2029 व्हाट विल हैपन टू यू. राइट.
बट ये जो अब इसमें जैसे फॉर एग्जांपल लोग बहुत से बार बात करते हैं जॉर्ज सोरोस के बारे में, लेफ्ट तो उससे अग्री नहीं करता, लेफ्ट तो कहता है कि बूढ़ा आदमी है क्या ही कर लेगा। डू यू थिंक कि उसका कोई हाथ है इन सब चीज़ों में? क्यों नहीं है? और किसका हाथ है आप बताओ? डोनाल्ड ट्रंप करवा रहा है कास्ट सेंसस इंडिया में, या जेडी वेंस करा रहा है? तो क्वेश्चन यही उठता है, करा कौन रहा है? एंड ये कंट्रोल किस तरह से करता है? ये कंट्रोल इसी तरीके मीडिया के से, थ्रू। मीडिया थ्रू दी सोशल मीडिया एंड मीडिया। विच इज अगेन नैरेटिव वॉरफेयर। एब्सोल्युटली। डू यू थिंक कि मतलब इंडिया को जरूरत है बेटर नैरेटिव वॉरफेयर गेम प्ले करने की? देखो यहाँ पर बेटर की तो ऑब्वियसली हमेशा से ही एक स्कोप रहेगा ही रहेगा, वो ऐसा नहीं है कि कभी कम हो जाए या खत्म हो जाए। बट द लार्जर क्वेश्चन इज कि हाउ डू वी काउंटर देम? वी नीड टू क्रिएट दैट काउंटर नैरेटिव फर्स्ट। करेक्ट। वो काउंटर नैरेटिव कभी क्रिएट नहीं हो पाता। क्यों नहीं हो पाता? मतलब व्हाट इज द रीजन? मे बी वी डोंट गिव इंटरेस्ट टू इट। बट वो तो सेल्फ हार्मिंग हुआ ना फिर। सेल्फ हार्मिंग भी है, बट टू सम एक्सटेंट मैं कहूँगा कि वो पॉजिटिव भी है कि ठीक है, आप जो नैरेटिव चल रहा है चलने दो, लोग कितना नैरेटिव को बाय कर लेंगे। आप सिंपल सी चीज देखो ना, देश में महंगाई बढ़ गई, महंगाई बढ़ गई, महंगाई बढ़ गई। हु इज बाइंग दिस लॉजिक? बट सर यहाँ पे अब जैसे फॉर एग्जांपल ये तो महंगाई वाली एक चीज हो गई, बट पीपल डू बाय इनटू नैरेटिव। जैसे फॉर एग्जांपल अभी जो रिसेंटली एक वो, मैं आपको फिर वही कह रहा हूँ, दे डू बाय इनटू नैरेटिव, बट फॉर हाउ लॉन्ग? डू यू थिंक दैट वन थिंग दैट यू कीप सेइंग विल बी बॉट बाय द पीपल फॉर द नेक्स्ट 50 years? It's not going to of happen. course. It's not going to happen that way. बिकॉज जो अभी जैसे फॉर एग्जांपल एक वो कंट्रोवर्सी ऑफ सम कॉमेडियन एंड द पॉडकास्टर, उसमें जो देश का हाल हो गया, मतलब पार्लियामेंट तक वो बात चली गई हमारे यहाँ पे। इज दैट इवन वैलिड? मतलब हम नैरेटिव्स बाय इन तो कर लेते हैं, हम एक्सेप्ट कर लेते हैं चीज़ों को बहुत जल्द। देखो, मेरा हमेशा से मानना ये रहा है कि there are two problems in our society. The first problem is कि we all crave for what is called as freedom of speech. हम सब कहते हैं freedom of speech होनी चाहिए, but let's understand one thing very importantly कि even constitution में हमारे freedom of speech is given with a lot of limitations. तो freedom of speech का मतलब ये नहीं है पहली बात कि जो मन में आया आपने बोल दिया। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि अब कई लोग कहते हैं कि नहीं देखो वो मेंबर ओनली वीडियोस हैं, वहां पर उसने पहले ही डिस्क्लेमर भी लगा रखा है। ठीक है यार, मेंबर ओनली वीडियो आप भी बनाओ, मैं भी बनाता हूँ, सब बनाते हैं, बट डज दैट गिव अस द लिबर्टी कि हम मेंबर ओनली वीडियो में कुछ भी आके बोलेंगे? आप बोलो, बट द क्वेश्चन इज टू व्हाट एक्सटेंट? मुझे सिर्फ इस देश का दुर्भाग्य ये लगता है सबसे बड़ा कि ये देश जहाँ पे इतने ग्रंथ लिखे गए, इतने रिलीजन्स का जन्म हुआ, दिस इज वॉट आर रोल मॉडल टुडे इन आवर सोसाइटी। मतलब डिसग्रेसफुल, शर्म आनी चाहिए, मर जाना चाहिए हम जैसे लोगों को कि अगर हमारे इन जैसे लोग हमारे रोल मॉडल हैं, क्योंकि ये सुनना हमारे कानों को अच्छा लगता है। सबसे बड़ा दुर्भाग्य इस देश का अगर कोई है तो ये है, और कुछ नहीं है। बाकी ठीक है, आपने जो बोलना करो यार, आप कंटेंट क्रिएट करना चाहते हो जैसा मर्जी क्रिएट करो। मैं कंटेंट क्रिएटर की प्रॉब्लम नहीं मानता जितना कंटेंट कंज्यूमर की प्रॉब्लम मानता हूँ। सो क्वेश्चन इज दिस। बट दैट इज स्टिल वन पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम ना। मतलब जो सेकंड पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम है कि ठीक है, उसने जो बोला वो बोला, वो गलत हो सकता है, नहीं हो सकता है, सबके अपने अपने ओपिनियंस उस पर हो सकता है, एंड आपका राइट है कि आप उसके ऊपर अपना ओपिनियन दो जो उसने बात कही। बट उस बात को इतना खींचना, उनको लिटरली एक डिजिटल मॉब लिंचिंग करना। नहीं, आप एक चीज को समझो, वो इतना खींचने की बात इसलिए भी इंपॉर्टेंट है बिकॉज आप एक जगह पर बैठ के एक स्पिरिचुअल लीडर का ढोंग नहीं कर सकते सुबह से रात, एंड देन यू एंड अप इन स्पीकिंग बुलशिट लाइक दिस। आई एग्री टू दैट। ठीक है, या तो डोंट बी अ हिपोक्रेट, या तो बी वेरी क्लियर कि बस आई एम अ पर्सन विद दिस पर्सनैलिटी और मैं कचरा हूं, मैं कचरा ही बकूंगा। अगर आप में दम है ना तो पहले इस बात को मान लो कि हम बने कचरे से थे, हम कचरा रहेंगे और जीवन भर कचरा ही बकेंगे। बट डोंट डू दिस हिपोक्रेसी देन कि एक जगह पर आप बड़ी बड़ी स्पिरिचुअलिज्म की बातें कर रहे हो और दूसरी जगह जाके आप ये अश्लीलता फैला रहे हो सोसाइटी में। इस हिपोक्रेसी को बंद कर दो फिर आप। या तो जो आपकी पर्सनैलिटी है उसको सच्चा बोल दो आके कि हाँ भाई मैं तो ये करता हूँ, मैं हूं। अगर फॉर एग्जाम्पल मैं नॉनवेज खाता हूं तो मैं खाता हूं, मैं किसी वीगन के साथ खड़े होकर कोई हिपोक्रेसी नहीं करूंगा कि नहीं आई विल सेव एनिमल, डू हेल विद योर एनिमल, आई विल ईट इट, फिनिश्ड। मैं हिपोक्रेसी नहीं करूंगा आपके साथ, दैट्स इट। सो बी क्लियर अबाउट इट, डोंट क्रिएट दिस अननेसेसरी ढोंग जो आपने सोसाइटी में डबल इमेज क्रिएट कर रखी थी। और आज की डेट में जब आपको ये सब हो रहा है तो यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। श्योर, दैट इज फॉर श्योर कि उसने एक इमेज क्रिएट किया, उसने जो बोला कंप्लीट ऑपोजिट है बस। तो पीपल विल गेट फ्रस्ट्रेटेड विद दिस, राइट? कि आप एक जगह पर इतनी बड़ी बड़ी बातें और दूसरी जगह पर आपके ये विचार हैं। बट उस चीज को नेशनल मुद्दा बना देना, पार्लियामेंट में ले जाना। अब वो अगर कोई व्यक्ति भी इस प्रकार की बातें एक नेशनल लेवल पर खड़े होकर प्लेटफॉर्म पे कर रहा है तो क्यों नहीं होगा, आप बताइए मुझे।
बट डोंट वी हैव, मतलब जैसे और हमारे पास में बेटर इश्यूज है ना पार्लियामेंट नहीं में नहीं, देयर डिस्कस आर करने के बेटर लिए. इश्यूज, बट डज दैट गिव अस द लिबर्टी टू जस्ट बाईपास दिस इशू एंड मेक दिस अ नॉन इशू ऑल टुगेदर? ऑफ कोर्स नॉट अ नॉन इशू. बस फिर वही बात है ना, द क्वेश्चन हियर इज वेरी सिंपल दैट मैंने आपको फिर बोला कि मैं कंटेंट क्रिएटर का उतना दोष नहीं मानता जितना दोष कंटेंट कंज्यूमर का मानता हूँ. राइट. अगर इन जैसे लोगों को एक बढ़ावा मिला है, इट्स बिकॉज ऑफ पीपल लाइक अस. तो ये चीज हमें समझनी है ओके. कि आप मतलब किस प्रकार की दिशा में चल रहे हो कि आपको ये प्रकार की चीजें आपको दिलचस्प लगती हैं. मतलब लुक एट दी IQ ऑफ द सोसाइटी. दिस इज व्हाट आवर एडवर्सरीज एक्चुअली वांट, कि यू बिकम डम्ब डे बाय डे सो दैट यू डोंट कंट्रीब्यूट इफेक्टिवली टू डू एनीथिंग इन द सोसाइटी. दैट इज व्हाट दे हैव बीन लुकिंग फॉर. और यही हो रहा है. ये जो आपने बात की कि आर एडवर्सरीज वांट अस टू बी डम, ये भी नैरेटिव का ही वो गेम प्लान होता है पूरा. भाई नैरेटिव का ही तो पार्ट है, और किस चीज का पार्ट होता है? सो इसमें मतलब बेसिकली चाइना का भी हाथ होगा. किसी का भी याद होगा. मतलब आई एम नॉट सेइंग इस आप कंट्रोवर्सी के बारे में, कितनी बट कोई भी. सरप्राइजिंग सी बात है, ये देखो कि ये टाइप की बातें अगर यूट्यूब पे चलती हैं तो कोई शैडो बैनिंग नहीं होती. लेकिन आप नार्को टेररिज्म की बात कर लो, जिहाद की बात कर लो, इसराइल के फेवर में बात कर लो, हमास के खिलाफ बात कर लो, यूएस के बारे में बात कर लो, डीप स्टेट के बात कर लो, या बांग्लादेश में यूनुस की बेवकूफियों के बात कर लो, या आप हिंदू के ऊपर कोई अत्याचार हो रहा है उसके बारे में बात कर लो, तो यूट्यूब आपको शैडो बैन करेगा. सो दिस रिफ्लेक्ट्स एवरीथिंग अबाउट व्हाट द इशू ऑफ द कंट्री टुडे इज. राइट. दिस इज वेयर द इशू इज. एंड ये बेसिकली तो पेडल किया जा रहा है गार्बेज इनटू आवर कंट्री. एक वो ओबामा का स्पीच भी था वेरिन आई वाज सेइंग कि आप किसी भी देश में इतना गार्बेज पंप इन करो, एंड गार्बेज कुड बी एनीथिंग, इट कुड बी ड्रग्स, इट कुड बी दीज नैरेटिव वाले गेम्स, एंड अपने आप वहाँ की जो एक सोशल स्ट्रक्चर है वो गिरने लगेगा. वो गिर जाएगा तो कंट्री वीक हो जाएगी. देन यू कैन गो एंड डू एनीथिंग ओवर देयर. दैट इज व्हाट दे हैव बीन ऑलवेज वांटिंग. आप किसी भी प्रकार की कोई इंटेलेक्चुअल चीज की बारे में यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म पे बात कर लो ना, आपको ट्रैक्शन नहीं मिलेगा. करेक्ट. आप किसी भी प्रकार से ये बकबकबाजी कर लो, आप टॉप कंटेंट क्रिएटर हो गए कंट्री के. सो दैट नॉट ओनली रिफ्लेक्ट्स द बायस इन विच दीज बॉडीज वर्क, बट इट ऑल्सो रिफ्लेक्ट्स इन अ वेरी बिग वे वेयर आर वी हेडेड एज अ सोसाइटी. कमिंग टू द अदर टॉपिक ऑफ दिस पॉडकास्ट, जो कि मैं आपसे स्पेसिफिकली बात करना चाहता था, जो भारत में ये माफिया और टेरर वाला एक एंगल था, उस पर हमने ब्रीफली थोड़ी बात की थी. बट क्योंकि हम इतने साल से तो अनसक्सेसफुल रहे इन अ वे कि दाऊद इब्राहिम को हम वापस नहीं ला पाए. उसमें हमने कोशिश की थी ऑफ कोर्स. अजीत डोवाल का वो एक इंसिडेंट है जो सबको पता है. देन देयर वाज दिस अदर टाइम जहाँ पे दाऊद हिमसेल्फ वांटेड टू कम बैक टू इंडिया, एंड उन्होंने एक बहुत फेमस लॉयर से बात भी की थी उसके बारे में. बट आज हद तक हम उसे ला क्यों नहीं पाए, हम कुछ कर क्यों नहीं पाए उसके अगेंस्ट? आप आज ला के उसको क्या करोगे? मैं यही पूछना लगा कि हमारे इंटरेस्ट में नहीं है उसे लाना, या हमें नहीं, फर्क ही नहीं पड़ता. आप ला के क्या करोगे? When you know that he was responsible for the blasts, you have charged the people associated with it. Many of them have been punished for it. कईयों को फांसी मिल गई. अब आप ला के उसको क्या करोगे? Question is this. You know what he does. You know how he operates. You know what he has done in the past. You have punished his followers. Now what to do? But why don't we finish him off? What is the need? He is already finished. He has no utility for harming us in the future. पाकिस्तान में बैठा है, पाकिस्तान की नारकोटिक्स का काम कर रहा है, उनको डिस्टेबलाइज करने के काम कर रहा है, करने दो. बट उसका जो नेक्सस एक इंडिया में है, उसका नेटवर्क जो इंडिया में है, उसे यूज करके तो पाकिस्तान कुछ भी कर सकते हैं. जो हमने संभल वाली बात की. हाँ ठीक है, वो स्लीपर सेल्स हैं, वो कोशिश करता है, नाकाम ही रहता है. जो संभल में हुआ वो चीज अगर संभल में ना होके केरला में होती, इट वुड हैव गॉन आउट ऑफ प्रोपोर्शन. थैंकफुली वो संभल में हुआ जहाँ पर सबक सिखाने वाले लोग बैठे हैं. पर केरला में हो जाता तो हो जाए, क्या फर्क पड़ रहा है उन्हें? तो वहां के अगर लोगों को इस चीज का समर्थन देना, लेट देम गिव. इट्स फाइन. लेट देम सफर इफ दे वांट टू सफर. क्या कर सकते हैं? एंड जो एक इसमें भी दो एंगल्स आते हैं. एक तो आपका ये जो मुस्लिम डॉन वाला एंगल आता है, एक हिंदू डॉन वाला एंगल आता है. नाउ द अदर डॉन जो रिसेंटली अब मुंबई में ही एक वो चीज़ हुई थी वेर एन पॉलिटिशियन वाज मर्डर्ड बाय द बिश्नोई गैंग. मुझे पता है कि बिश्नोई गैंग नहीं बोलना चाहिए बिकॉज दैट इज़ नॉट द नेम. मुझे थ्रेट्स मिले इसके लिए पहले भी. बट जो हुआ, डू यू थिंक दिस इज द काउंटर टू दाऊद इब्राहिम और this is just something else? नहीं, it can be a counter, it can be something else, it can be anything for that matter. But ये है कि Bollywood for a very long period of time has been immune from any such kind of an influence by a don. तो उसके इसमें अगर मान लीजिए कोई वो स्पेस को कैप्चर भी कर रहा है, तो उसमें
आई थिंक कि इट इज जस्ट रिक्लेमिंग द पास्ट स्पेस दैट हैज बीन लेफ्ट एज अ वैक्यूम। राइट ये जो नेटवर्क होता है माफियाज का, इसे तो इंटरनेशनल माफिया भी यूज़ कर सकता है। जो नार्को टेरर की हम बात कर रहे हैं वो इसी पे तो चलता है पूरा। तो हम यहाँ पे ब्रेक डाउन एज इन इसे स्टॉपेज क्यों नहीं लगाते यहाँ पे? स्टॉपेज इन व्हाट सेंस? मतलब जो नेटवर्क है उसके ऊपर हम मतलब नहीं, एक्शंस क्यों जब नहीं तक लेते? वो इन्फ्लुएंस इंडिया के अंदर आकर नेगेटिव लेवल से नहीं कर सकता तब तक तो वो रुका ही हुआ है। पर जो सिनेलोआ कार्टेल का नोएडा में पकड़ा गया था वो पकड़ा गया ना यहाँ पे ही। नहीं, पकड़े तो जाएंगे ही जाएंगे। देखो, क्योंकि मैंने आपको बताया कि वी आर लोकेटेड बिटवीन गोल्डन क्रीसेंट एंड गोल्डन ट्रायंगल, तो उसके लोकेशन के बीच में एक चीज तो तय है कि यहाँ पर अफेक्ट तो हमें वो कहीं ना कहीं करेगा ही करेगा। अब आपको उस अफेक्ट का इन्फ्लुएंस लिमिट कैसे करना है वो चीज़ आपको देखनी है। और ये जो हमारे यूथ के ऊपर फिर इसका असर होता है, जैसे जो बिकॉज मैं मुंबई से हूँ, मैं बहुत क्लोजली देखता हूँ कि क्या होता है, क्योंकि मुंबई बीइंग अ पार्टी स्पॉट आई वेरी वेल नो कि क्या हो रहा है वहाँ पे, गोवा में क्या हो रहा है, बैंगलोर में क्या हो रहा है, इनफैक्ट फॉर दैट मैटर अब तो मतलब हरियाणा, हैदराबाद, इन सब जगहों पे भी। तो ये एक तरह से हमारी सोसाइटी को जो हमने ब्रेक डाउन करने की बात कही थी वही हो रहा है, गार्बेज पंप इन किया जा रहा है। बिल्कुल। पर इसके अगेंस्ट हमने अब तक उतने ज़्यादा एक्शंस नहीं लिए। नहीं, एक्शन होते हैं, ऐसी बात नहीं है कि एक्शन नहीं लिए, बट ये है कि ये इंश्योर कर देना कि पूरी की पूरी कंट्री के अंदर 10 ग्राम ड्रग भी ना घुस पाई, ये कहना एक बहुत यूटोपियन आइडिया है। ये चीज़ तो यूएस भी नहीं कर पाया, ठीक है ना। तो जो चीज़ फीजेबल नहीं है, हमें उस पर चर्चा ना करने के बजाय ये चीज़ देखनी चाहिए कि जो काउंटर मेजर्स चल रहे हैं उसको और स्ट्रेंथन कैसे किया जाए। बट मोर देन दैट, जो सोसाइटी पे अफेक्ट करता है वो तो एक चीज़ है, बट यहाँ से ही फंडिंग आती है फिर पाकिस्तान के पास में, और पाकिस्तान उसका यूज़ करके कश्मीर में मिलिटेंसी को ग्रो करता है। वो करता था, बट वहाँ पर अब वो अपॉर्चुनिटी डिनाई हो गई उसके पास। तो ये चीज़ें कहना कि लॉन्ग रन में ये चीज़ें सस्टेनेबल रहेंगी, ये तो गलत है, क्योंकि परमानेंट नहीं हो पाएगा ये कभी भी। कमिंग टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस पॉडकास्ट, जो भारत के लिए आने वाले कुछ साल है एंड जिस तरह से हमारी लीडरशिप इस वक्त काम कर रही है, एक चीज़ जो मैंने हमेशा मतलब अपने आसपास अपने पीयर ग्रुप्स में भी बात की है, तो मुझे पता चला है कि पीपल आर स्केर्ड कि एट द मोमेंट हमारे पीएम जो है एक बहुत बड़े लेवल पे वो नेता है, लीडर है, बट आफ्टर हिम व्हाट विल हैपन टू इंडिया? हम किस तरह से केटर करेंगे जो दुनिया में बदलती सिचुएशंस है, फ्रॉम यूनिपोलर टू मल्टीपोलर अब हम जा रहे हैं, तो हम केटर किस तरह से करेंगे? क्या हम एक वो मिडिल पावर बन के रह जाएंगे या हम एक वो पोल बन जाएंगे उस मल्टीपोलर सिस्टम में? नहीं, हमारे को तो एक पोल ही बनना है, एक मल्टीपोलर सिस्टम है, हमें मिडिल पावर तो बनना नहीं है। तो हमारा एम्बिशन उस केस में बड़ा क्लियर है, बट ये ज़रूर है कि वो एम्बिशन को मटीरियलाइज करने में टाइम लगेगा। वो टाइम के लिए एक विजन भी चाहिए और वो विजन के साथ ही काम हो पाएगा। तो उस विजन को लेके काम चल रहा है और वो चलता भी रहेगा आगे। बट उस विजन को अगर आपको आगे तक कंटिन्यू करना है तो आपको बहुत सारी चीज़ों को सही करना पड़ेगा। हमारे ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम को भी आपको बहुत साफ करना पड़ेगा। जो आपको लगता है हो रहा है, जो हमारे यहाँ पे एक वो बाबू कल्चर बन गया था। देखो, बाबू कल्चर जो था वो बना था, बना है, बना रहेगा भी। वो मुझे नहीं लगता कि इतनी जल्दी खत्म हो पाएगा, बिकॉज ब्यूरोक्रेसी के साथ किसी भी प्रकार का कोई रिफॉर्म करना एक ना के बराबर चीज ही होती है, अनलेस कि वो फोर्सेबल रिफॉर्म किया जाए। राइट। क्योंकि ब्यूरोक्रेसी ने जिस प्रकार की लॉबी इस देश में बना रखी है वो कभी भी इम्प्रोवाइज नहीं हो सकती इतनी इजीली। तो उसको रिफॉर्म करना और चेंज करना इज अ टाइम टेकिंग प्रोसेस। बट उसके फिर आपको मतलब अगर आप उसे साफ करने जाओगे तो आपको फिर उसके रिपरकशंस भी झेलने पड़ेंगे। हाँ, ठीक है, तो वो किसी भी देश को झेलने पड़ते हैं। जब आपको ब्यूरोक्रेसी को एक डायरेक्शन देके उसको एम्पावर करके उस डायरेक्शन में लाना है, तो जाहिर सी बात है कि वो डायरेक्शन में आने के लिए ब्यूरोक्रेसी उसको रेजिस्ट करेगी, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी का काम यही होता है कि उसको काम ही नहीं करना है और उसको काम करवाना एक बहुत बड़ा टास्क होता है। यू बीइंग यूपीएससी टीचर, मतलब आप जो नए स्टूडेंट्स हैं उन्हें आप एक तरह से प्रिपेयर कर रहे हो इस लाइफ के लिए। आपको लगता है कि जो इतने सालों से हमारे देश में एक आईएएस का ये जो कल्चर रहा है, इसने देश के लिए ज़्यादा हार्म किया है दैन गुड? नहीं, ये कहना कि देखो हार्म किया है दैन गुड तो बहुत ही एक जजमेंटल स्टेटमेंट इसलिए होगा क्योंकि ये देश चल ही रहा है, तो उसमें आईएएस का बहुत बड़ा योगदान है, पहली बात तो। लेकिन ये कहना कि हर एक आईएएस सिर्फ देश का योगदान ही करता है, वो कहना तो गलत ही होगा, ठीक है ना। कई तो अपना पर्सनल योगदान भी करते हैं। अब आज की डेट में आपको हर एक तरीके के आईएएस मिलेंगे। अब कई आईएएस होते हैं जो बैठ के काम भी करते हैं और कई आईएएस होते हैं जिनको बैठ के सिर्फ रोज इंस्टाग्राम पे अपडेट करना है कि हम काम करके रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए प्रॉब्लम ये है कि आपको हर एक मानसिक स्थिति वाला आदमी मिलेगा, तो आपको उसी चीज़ से समझ आ जाती है कि देश में क्या हो रहा है और क्या चल रहा है। लेकिन ये जो इंस्टाग्राम वाले हैं, अब आप ये कह दो कि सारे आईएएस इंस्टाग्राम वाले हैं कि भाई सुबह से रात फाइल साइन कर रहे हैं तो वो भी इंस्टा पे डाल रहे हैं, तो वो जो सारे तो नहीं कर रहे हैं ना।
कुछ मानसिक तौर से अफेक्टेड हैं जो कर रहे हैं, तो ठीक है, उनको करने दीजिए। बट हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या रहा है इस एडमिनिस्ट्रेशन के साथ में, आईएएस का जो सिस्टम है उसके साथ में? प्रॉब्लम सबसे बड़ा ये रहा है कि इनके माइंड में एक एलिटिज्म भरा हुआ है। ये सर मैंने बहुत फेस किया, मतलब आई होस्ट आईएएस ऑफिसर्स, आईएफएस ऑफिसर्स, एक्स डिप्लोमेट्स एंड एवरीवन, सो आई कैन नॉट टेल यू कि मतलब हमें, मेरी टीम को क्या क्या झेलना पड़ता है। नहीं, वो मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ बिकॉज प्रॉब्लम क्या होती है कि आपको एक चीज़ ये समझनी है ना कि आप एग्जाम के रिजल्ट से 4 दिन पहले यू आर नोबडी, एंड एग्जाम के रिजल्ट के सडनली अगले दिन ऑनवर्ड्स यू आर अ सर। तो ये जो ओवर पावरिंग एटीट्यूड होता है ना, पहली बात तो ये इनके सिर पे चढ़ जाता है। ये जो एलिटिज्म है ये तोड़ना बहुत जरूरी है, और इसको तोड़ने का एक तरीका बड़ा सिंपल है, वो ये है कि डोंट गिव देम अ परमानेंट एम्प्लॉयमेंट थ्रू आउट द लाइफ। मेक द एम्प्लॉयमेंट कंडीशनल अपॉन लाइक इट हैपन्स इन द प्राइवेट सेक्टर, कि ठीक है आप टास्क अचीव कीजिए, आपके टास्क के परफॉर्मेंस के बेसिस पे आपका जो है लॉन्ग रन में राइट, सिस्टम में से स्टेबिलिटी देखी जाएगी। समथिंग लाइक अग्निवीर। आई वुड नॉट से समथिंग लाइक अग्निवीर, बट क्योंकि अग्निवीर तो रिक्रूट ही 4 साल के लिए हो रहा है, आप इसको रिक्रूट करो, आप बोलो कि ठीक है आप 60 साल तक रहोगे, बट यू कैन बी थ्रोन आउट एनी टाइम इफ यू डोंट परफॉर्म। ओके, सो वी डोंट वांट अ पर्सन हु इज अ बर्डन ऑन द सोसाइटी। इनकॉम्पिटेंट हमें रखना नहीं है यहाँ पर लाके। हमें मेरिटोरियस आदमी चाहिए, और वो आदमी चाहिए जो देश के लिए काम करने आया है। बट ये तो फिर उनकी लॉबिंग अगेंस्ट दिस, हाँ, ये लॉबी है उनकी जो बहुत अगेंस्ट है इस चीज को लेके, क्योंकि आई एम श्योर इसकी कोशिश तो पहले भी की गई होगी ये करने की। पहले भी कोशिश की गई है, नॉट दैट कि आज से कभी हमने पहले कोशिश नहीं करी, हमेशा से कोशिश की गई है, और ये रिफॉर्म को रेजिस्ट ही करते हैं ये लोग। ये रिफॉर्म को भी रेजिस्ट करते हैं, एग्जाम पैटर्न के रिक्रूटमेंट के उसमें भी रेजिस्ट करते हैं। इनको हर चीज में सिर्फ स्टेटस को चाहिए, मतलब दे डोंट वांट एनीथिंग जिससे कि इनको कोई प्रकार का डिस्टर्बेंस हो। सर देयर इज दिस जोक जो मैंने सुना था, कोई जर्नलिस्ट ही कह रहा था कि मतलब भारत में कई सारे कास्ट है, आईएएस वाला ये जो एक हाँ, है इट इज अ वो, कास्ट, इट हैज बिकम अ कास्ट। इट इज अ कास्ट। इनफैक्ट आप इसमें संस्कृताइज कर जाते हो ऊपर जाके, मतलब यू नो व्हेन यू जॉइन द आईएएस यू बिकम अ मेंबर ऑफ अ एलीट कास्ट देन। राइट, क्योंकि आप शादी भी एक ही उसमें कर रहे हो। ठीक है, एक ही कर रहे हो, वो कर रहे हो, वो तो चलो एक पर्सनल मैटर है, बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि जब तक ये एलिटिज्म खत्म नहीं होगा ना, वो इसलिए भी नहीं होता है बिकॉज यहाँ पर कोई एक्शन लिया नहीं जाता इस एलिटिज्म को तोड़ने के लिए। एक्शन लेने वाले भी वही है। आप देखो कि आज की डेट में ऐसे भी आईएएस ऑफिसर्स इंडिया में हैं जिन्होंने अपने बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल्स में पढ़ाया है। अपने ही बच्चे को गवर्नमेंट स्कूल में डालना है एक आईएएस ऑफिसर की तरफ से, इससे बड़ी चीज क्या हो सकती है? कैन दिस बी अ बिगर मैसेज? आप अब बिहार की बात करते हो, बिहार में भी ऐसे आईएएस ऑफिसर्स हैं जिन्होंने एक दलित कुक के हाथ का बना हुआ खाना खा के एक एग्जाम्पल सेट किया है कि मिड डे मील स्कीम में स्कूल के बच्चे भी उस दलित कुक का खाना खाएंगे। ऐसे भी आईएएस हैं। तो मैं आपको वही कह रहा हूँ कि जस्ट बाय पेंटिंग एवरीवन इन द सेम ब्रश की यू नो ऑल ऑफ देम आर यूजलेस, दैट्स वेरी रॉन्ग। देर आर सम वेरी डेडिकेटेड, वेरी वेरी टू द पॉइंट पीपल जिन्होंने देश के लिए सब कुछ किया है। बट हाँ, जाहिर सी बात है कि एक निकम्मा वर्ग भी होता ही है हर जगह पर, जिनकी वजह से सब बदनाम होते हैं। राइट, तो और उनको विजिबिलिटी भी ज़्यादा मिलती है बीइंग इन द पब्लिक लाइफ, तो वो एक चैलेंज हमेशा से। राइट, द अदर थिंग, आईएएस एक चीज़ हो गई, आईएफएस दूसरी चीज़। आपको लगता है कि हमारे देश को आईएफएस ऑफिसर्स की और ज़्यादा ज़रूरत है? क्योंकि जो हमारा फॉरेन अफेयर्स भी हम देख ले, मिनिस्ट्री देख ले, वी नीड मोर पीपल टू हैव लाइक स्पेसिफिक कंट्रीज के ऊपर काम करने के लिए। मेरा इसमें थोड़ा सा ओपिनियन इसलिए डिफर करता है कि रादर देन रिक्रूटिंग मोर फॉरेन सर्विस करियर डिप्लोमेट्स, वी नीड मोर स्पेशलिस्ट इन दी फॉरेन सर्विसेज विच आर देयर। मतलब पैरेलली लेना, पैरेलली लीजिए या यूपीएससी के थ्रू लीजिए या जैसे मर्जी लीजिए, बिकॉज आज की डेट में जिस प्रकार के ग्लोबल इंटरेस्ट्स हैं, एक करियर डिप्लोमेट में नॉट बी एबल टू डू जस्टिस। फॉर एग्जांपल, अगर आज की डेट में यूरोप में आपको एक डिप्लोमेट को पोस्ट करना है जो कि ग्रीन एनर्जी के ऊपर किसी कंट्री के साथ काम करना चाहता है, अब वो डिप्लोमेट का मतलब एजुकेशनल बैकग्राउंड रहा है हिस्ट्री फिलोसफी वाला, तो आप उससे क्या एक्सपेक्ट करते हो ग्रीन एनर्जी में काम करने के लिए? आप उसको ट्रेनिंग दे सकते हो, बट ही इज नॉट अ स्पेशलिस्ट इन दैट रिगार्ड। तो उस कॉन्टेक्स्ट में आपको कहीं ना कहीं ये डिसीजन लेना है कि इन अ रैपिडली चेंजिंग वर्ल्ड जहाँ पे आज की डेट में इंडिया है, वी नीड मोर स्पेशलिस्ट देन जनरलिस्ट विच आर देयर। राइट, सो वो मतलब बेसिकली शायद आपको पैरेलली लेना ज़्यादा वो बेटर होगा। पैरेलली लो, लैटरल एंट्री से लो, जैसे मर्जी लो, बट टुडे इज द ईयर ऑफ स्पेशलिस्ट्स। राइट, एंड विच एरिया इन लेट्स से जो हमारा आईएफएस वाला साइड है, जो करियर डिप्लोमेट्स है या फॉरेन मिनिस्ट्री है, हमारी एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री है, कौन से एरियाज है जिस पे हमें फोकस करने की और ज़रूरत है अभी भी?
सबसे इम्पोर्टेंट तो अगर किसी चीज़ पे हमें फोकस करना है तो वो है कि अपनी डिप्लोमेटिक प्रेजेंस वर्ल्ड वाइड करने की ज़रूरत है। आज की डेट में अफ्रीका में 50+ कंट्रीज है, हमारा 27 कंट्रीज में सिर्फ डिप्लोमेटिक प्रेजेंस है। हमने यूरोप की सारी कंट्रीज में भी आज तक डिप्लोमेटिक प्रेजेंस पूरा नहीं कर रखा, लैटिन अमेरिका में नहीं कर रखा। तो सबसे पहली प्रायोरिटी तो ये होनी चाहिए कि किसी भी एरिया के साथ आप रिलेशनशिप इंप्रूव करना चाहते हो, अपनी डिप्लोमेटिक प्रेजेंस तो रखो। तो वो चीज़ सबसे ज़रूरी है। स्पेशली जब हमने बात की है कि अफ्रीका में जो हो रहा है, जो कोल्ड वॉर चल रहा एग्जैक्टली। है, तो डिप्लोमेटिक प्रेजेंस इज द फर्स्ट थिंग दैट वी नीड टू वर्क अपॉन, राइट। एंड देन सेकंड थिंग आफ्टर दैट इज द रोल ऑफ स्पेशलिस्ट्स हर एरिया में। सो बेसिकली वो आपको साथ साथ में करना पड़ेगा। बिल्कुल। ओके, बट अफ्रीका में हमने अब तक इतने कम क्यों रखे हैं? हिस्टोरिकली कम रखा है क्योंकि अब हमारे को लगता है कि कोई कंट्री छोटी है, उस कंट्री में हमारे को रिक्वायरमेंट नहीं है। बट आप ये चीज़ देखो कि वो छोटी कंट्री में भी चाइना ने अपनी एम्बेसी खोल रखी है। करेक्ट। तो आपको यू हैव टू लर्न बाय द एग्जांपल। डू यू थिंक हम चीज़ें बहुत लेट रियलाइज करते हैं एज अ नेशन? मतलब वी आर बाय बर्थ वेरी स्लो पीपल फॉर दैट मैटर। तो हम लोग किसी भी प्रकार से मतलब स्लो चलने वाले, अपने पेस पे काम करने वाले लोग हैं। वो सेंस ऑफ अर्जेंसी से काम करना बड़ा मुश्किल होता है इंडिया में। एंड दैट हैज बीन द प्रॉब्लम। दैट हैज ऑलवेज बीन द प्रॉब्लम। मतलब या ऑलवेज कोई भी चेंज आता है बड़ा स्लोली आता है, और जब तक वो आता है तब तक वो रिडंडेंट हो जाता है। एक सर किताब थी, आई एम फॉरगेटिंग जो उनके ऑथर थे, आई थिंक प्रोफेसर श्रीराम चौलिया की किताब थी। उन्होंने इस किताब में कहा था कि इंडिया के ट्रूली अगर हम देखें तो सिर्फ 7 दोस्त है पूरे वर्ल्ड में, विच इज़ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, रशिया, इजराइल, यूएई, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, जापान। डू यू एग्री विद दिस? सी दीज आर ऑल प्रिंसिपल कंट्रीज विद विच वी एंगेज, बट ये कहना कि सिर्फ यही दोस्त हैं, ये तो मतलब बड़ा इनजस्टिस वाला पॉइंट है। बिकॉज यू कैन नॉट निगेट दी अदर कंट्रीज विच आर ऑल्सो देयर। बट ठीक है, वी हैव डीपर एंगेजमेंट्स विद दीज पीपल, सो येस दे आर प्रिंसिपली इंपॉर्टेंट टू अस, बट merely saying that these are the only people with which we engage is not the right approach. So he might have tried to communicate the fact that these are our principal countries with which we engage, राइट। and through them we engage with the others. सो मतलब वो इम्पोर्टेंट है, बट दूसरों का आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते Right. उस तरह से। एंड व्हाट अबाउट ये जो एक बैक बेंचर्स क्लब बन रहा है जियोपॉलिटिकली, विच इज़ रशिया, चाइना, ईरान, नॉर्थ कोरिया, पाकिस्तान, इनके बीच में जो पार्टनरशिप हो रही है, ये मतलब पूरी दुनिया को किस तरह से अफेक्ट करेगी इन द फ्यूचर? नहीं, ये पार्टनरशिप कोई अभी की नहीं है, हमेशा से थी। ये अलग अलग तरीकों से मैनिफेस्ट करती आई है, और ये एक इंटरेस्ट ड्रिवन गेम खेलते हैं कि जब भी इनको कोई स्पेसिफिक इंटरेस्ट अचीव करना होता है ये साथ आ जाते हैं। अदरवाइज ये लोग थॉट्स वाइज हमेशा से अलाइंड रहे हैं। हाँ, तो ये कोई इतना बड़ा चैलेंज नहीं है। हमें एक केस बाय केस बेसिस पे देखना होगा कि ये कैसे मटेरियलाइज करते हैं। एंड इसमें भी मतलब व्हाट अबाउट, क्योंकि जो इंडिया के लिए सबसे बड़ा खतरा है वो तो रशिया को हमने सोवियत यूनियन के टाइम से ही हमारा उनके साथ में एक पार्टनरशिप रही है, बट इन द रीसेंट टाइम्स बिकॉज ऑफ द वॉर दैट रशिया इज हैविंग इन यूक्रेन, चाइना के साथ में उसकी पार्टनरशिप बहुत बढ़ गई है। एक वो ड्रैगन बेयर पार्टनरशिप उसे के लोग कहते हैं। ये भारत के लिए कितना डेंजरस है, एंड डू यू थिंक कि ये डेंजरस है? नहीं, ये डेंजरस इसलिए नहीं है, देखो, क्योंकि जहाँ तक यूक्रेन की बात है, हमने हमेशा से ये पॉइंट ये बोला है कि, और हमें पता भी है ये पॉइंट कि यूक्रेन इज मियरली बेसिकली यूरोप्स अफगानिस्तान। तो उस कॉन्टेक्स्ट में जहाँ पर जो वो हो रहा है वो अफगानिस्तान में हमारे नेबरहुड में हो चुका है। तो इसी रीज़न से हम उतना इंटरेस्ट उस चीज़ में लेते नहीं है। और हमने जब ये बात बोल दी कि वी स्टैंड फॉर पीस, तो वी आर न्यूट्रल टू बोथ द साइड्स। तो उस कॉन्टेक्स्ट में कोई इतना वरी करने की बात नहीं है, बिकॉज सी दीज आर थिएटर्स दैट द वर्ल्ड विल कीप फाइंडिंग टाइम एंड अगेन टू इम्प्रोवाइज देयर डिफेंस इंडस्ट्रीज विच आर देयर, और वही हो रहा है आज की डेट में। राइट। आई थिंक दिस इज इन इटसेल्फ अ बिग पॉडकास्ट, जो लास्ट में अपनी ये बात कही जो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है एंड उसे किस तरह से आज तक यूज़ किया गया। बट उसके लिए हम फिर से कभी सर मिलेंगे। टेकन अ लॉट ऑफ योर टाइम टुडे। नहीं, नॉट अ प्रॉब्लम। थैंक यू सो मच सर। एंड आई नो कि हमने बहुत डिफरेंट टॉपिक्स पे बात की है, बट ये पॉडकास्ट में जानबूझ के ऐसा रखना चाहता था बिकॉज देयर इज सो मेनी थिंग्स जो मैं बहुत सालों से प्लान कर रहा था आपके ब्रेन पिक करने के लिए। बट नाउ आई थिंक स्पेसिफिकली आई कैन हैव मेनी मोर कॉन्वर्सेशंस विद यू जब भी आपको टाइम रहेगा। श्योर। बट थैंक यू सो मच सर। थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस मच नॉलेज टू माय ऑडियंस दिस मच। थैंक यू सो मच।